नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। नाया के जवाब का इंतजार किया। यह एक शांतिपूर्ण गांव है। अनाया हंसी, ये सोचते हुए कि उसका जवाब कितना सामान्य था। उसने कहा, यहाँ जीवन धीमी गति से चलता है, कुछ ऐसा जो मुझे बड़े शहर की तुलना में पसंद है। यहाँ हर एक व्यक्ति व्यवहारिक रूप से हर किसी को जानता है। एक दशक से अधिक समय तक उत्तरी ग्रामीण इलाकों में एक छोटे लेकिन शांतिपूर्ण गांव में रहने के बाद मुंबई के लिए अचानक कदम ने वास्तव में अनाया को चौंका दिया था। वह शहर में जीवन की तेज गति के आदी नहीं थी। अनाया को घर की याद आ रही थी। दर्द असहनीय था, खासकर जब उसके माता पिता और भाई बहनों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने दृढ़ता दिखाई। छोटी उसने सोचा था कि यह कुछ ऐसा था जिसे उसे सहना होगा अगर वह अपने नए पाए गए तत्काल परिवार के साथ बंधन बनाने की उम्मीद करती है। एमआरएस शर्मा को लगातार फोन कॉल और विक्रम ओबरॉय के घर की यात्राओं ने अनाया को सामना करने में मदद की। उनके अंतहीन प्रोत्साहन ने उसे अपने नए जीवन में समायोजित होने में सहायता की। ओह, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं, तुम जानते हो। अनाया के उद्गार ने कबीर की रुचि को बढ़ा दिया। उसे देखते हुए उसने उसके चेहरे से अचानक आई चमक को देखा। कैसे भाग्यशाली? अनाया खिलखिलाई, उसकी आंखें चांद के आकार की हो गईं। उसने खुशी से समझाया, गांव में एक त्योहार है। बच्चे जल्द ही फिर से स्कूल शुरू करेंगे, इसलिए वे गर्मी के अंत का जश्न मनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। मिसेस कैम्बल ने कुछ दिन पहले अनाया के साथ यह जानकारी साझा की थी। वह कबीर को इसके बारे में बताना भूल गई थी। त्योहार इस रविवार को समाप्त होना चाहिए। अद्भुत लगता है, कबीर ने गुनगुनाया, अनाया के साथ गर्मी के त्योहार में शामिल होने के विचार को पसंद करते हुए। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या हम आज रात वहां जाएं? ही, बेशक। त्योहार रात में ज्यादा जीवंत होता है, हमें उससे पहले भरपूर आराम करना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया, स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगली थपथपाते हुए। वह समय के तेजी से लुढ़कने की उम्मीद किए बिना नहीं रह सका। जब कबीर एक जंक्शन पर पहुंचा तो अनाया ने उसे मूनविल जाने के तरीके बताना शुरू कर दिया। नेविगेशन सिस्टम ने केवल प्रमुख सड़कों को पकड़ा। हम इस रास्ते से मेरे घर जल्दी पहुंचेंगे। अनाया ने कबीर को कम ज्ञात सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए निर्देशित किया, लेकिन जो उन्हें अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचाएगी। उसने बस उसके निर्देशों का पालन किया। ट्रक धीरे धीरे पत्थर की झोपड़ियों के पास से गुजरा, जिनकी दीवारें आइवी से ढकी हुई थीं और जो फैले हुए बगीचों के बीच बसी थीं। खिलते हुए हाइड्रेंजिया और बकाइन ने बाड़ को पंक्तिबद्ध किया था। घुमावदार सड़कें पत्थरों से बनी थीं और ऊंचे ओक के पेड़ों से छायांकित थीं। दूरी में हरी घुमावदार पहाड़ियां क्षितिज को फ्रेम कर रही थीं। कबीर ने कुछ लोगों को दूर से ट्रक को देखते हुए देखा, शायद सोच रहे थे कि अंदर के रहने वाले कौन थे। अनाया मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रही थी, दूरी के बावजूद कुछ गांव वालों को पहचानते हुए। मैं तुम्हें बाद में उनसे मिलवाऊंगी, अनाया ने कहा। उसकी आवाज़ कोमल थी। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, एडी। जैसा कि मुझे लगना चाहिए, कबीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। अनाया ने कबीर को एक और सड़क पर निर्देशित किया जब तक कि ट्रक आखिरकार एक पत्थर की झोपड़ी के बाहर नहीं रुक गया, जो एक ईंट के गेट से संरक्षित था। कबीर ने अनाया की ओर देखा, उसके होठों को बाढ़ के परे जीवंत फूलों की तरह एक मुस्कान में खिलते हुए देखा। उसके दिल में कुछ नर्म हलचल हुई। होम स्वीट होम, एनी। अनाया हंसी, सिर हिलाते हुए। उसने अपनी आंखें मलीं, वहां थोड़े आंसू महसूस करते हुए। हाँ, होम स्वीट होम। नेवी ब्लू ट्रक एक्सप्रेसवे पर सुचारू रूप से चल रहा था। शहर अब एक दूर की याद बन चुका था और दोनों तरफ खूबसूरत खुले खेत फैले हुए थे। सूरज आसमान में और ऊपर चढ़ गया था, सड़क को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था। अनाया की नज़रें अभी भी कबीर के साइड प्रोफाइल पर टिकी थीं। उसकी नीलम जैसी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक थी। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करे। मायरा राठौर जब कभी कभार कबीर के बारे में बात करती थी तो वह बताती थी कि वह आदमी अपने स्कूल की छुट्टियों के दौरान एक शौकीन यात्री था। फेलिसिया राठौर अक्सर चिंतित रहती थी क्योंकि वह आमतौर पर निकलने से पहले बस कुछ ही चीजें पैक करता था। कबीर ने सोच समझकर गुनगुनाया, अभी भी एक उंगली को धीमी लय में स्टीयरिंग व्हील पर थपथपा रहा था। एक पल सोचने के बाद उसने कहा, खैर, मैंने तुम्हें उस समय के बारे में नहीं बताया जब एक शुतुरमुर्ग ने मेरा पीछा किया था, है ना? पलकें झपकाते हुए अनाया हक्की बक्की रह गई। एक्सक्यूज मी, पीछा किया? एक शुतुरमुर्ग ने? सीरियसली, ये कहाँ हुआ? कबीर ने अनाया की ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखकर हंस पड़ा। उसने अपनी आंखें सड़क पर वापस कर लीं। एक मुस्कान उसके होठों पर खींच गई जब उसने समझाया, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
मैं एक वन्यजीव अभयारण्य गया था। किसी ने मुझे बताया था कि शुतुरमुर्ग हानिरहित होते हैं अगर तुम उन्हें उकसाओ नहीं। अपनी आंखें सिकोड़ते हुए अनाया ने शक से पूछा, क्या तुमने उस पक्षी को परेशान किया था, एडी? कौन जानता है, शायद बहुत छोटे और उत्साही कबीर ने सोचा होगा कि शुतुरमुर्ग को छूना एक अच्छा विचार है, या कुछ और हुआ था। हा, नहीं। कबीर ने अपना सिर हिलाया, उसके लाल बाल उसके माथे पर लहरा रहे थे। मैंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। उस पक्षी ने बस मुझे देखा और नाराज हो गया। उसने बिना किसी कारण के मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। अनाया हाँफ गई और फिर वो हंस पड़ी। तुम भागे? मुझे बताओ कि तुम भागे। बेशक, मैं भागा। कबीर जोर से हंसा, कुछ साल पहले की याद से मनोरंजन करते हुए। उसकी हंसी स्पीकरों द्वारा बजाए जा रहे संगीत को दबा गई। एनी, क्या तुमने कभी शुतुरमुर्ग को करीब से देखा है? उफ, वे हत्यारे पैरों वाले पंख वाले डायनासोर की तरह होते हैं। इंसान उनसे तेज नहीं भाग सकते। मैं लगभग अपने पैरों पर गिर गया था और उसका शिकार बन गया था। सौभाग्य से एक गाइड ने उसका ध्यान भटका दिया। कांपते हुए कबीर ने एक निराश आह भरी। अब याद करके उसे हंसी आ रही थी, लेकिन उसे अभी भी याद था कि स्थिति कितनी घबराहट वाली थी। अनाया ने अपनी आंखें कुछ बार झपकाईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसना जारी रखे या नहीं। अपना सिर हिलाते हुए वह मजाक में कहे बिना नहीं रह सकी, ये हास्यास्पद है। एडी, तुमने एक शुतुरमुर्ग को नाराज कर दिया। मुझे बताओ इसके बारे में, कबीर ने कराहते हुए कहा, बेबस होकर मुस्कुराते हुए। ये पहली और आखिरी बार नहीं था जब जानवरों के साथ मेरी किस्मत सबसे खराब रही। ओह, और क्या हुआ? अनाया की रुचि पूरी तरह से बढ़ गई थी। कबीर से नजरें हटाए बिना उसने इंतजार किया कि वो उसे अपनी यात्राओं के बारे में और कहानियां सुनाए। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में गोताखोरी करने गया था तो एक विशेष रूप से आक्रामक मछली ने मेरा पीछा किया था, कबीर ने सोचने के बाद कहा। एक मछली? अनाया ने अपना सिर झुकाया। उसने अनजाने में अपनी आवाज़ धीमी कर ली। किस तरह की? मुझे मत बताना। यह एक शार्क थी? अनाया ने पहले कभी शार्क का सामना नहीं किया था, लेकिन उसने अक्सर खतरनाक समुद्री मांसाहारियों के बारे में खबरों से सुना था। कुछ हमले घातक थे, जबकि अन्य ने पीड़ितों को लापता अंगों या भारी चोटों के साथ छोड़ दिया था। एक टाइटन ट्रिगरफिश, कबीर ने एक फुफकार के साथ बुदबुदाया, जैसे कि अभी भी एक द्वेष पाले हुए हो। निर्दोष दिखती है जब तक कि वह तुमसे नफरत करने का फैसला नहीं कर लेती। अनाया हाँफ गई। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने तुम पर हमला किया, क्या तुम्हें चोट लगी? मैं बाल बाल बचा। मुझे नाव तक वापस जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा तैरना पड़ा। कबीर ने कंधे उचकाए। गोताखोरी प्रशिक्षक ने मुझे बाद में बताया कि मैं शायद उसके घोंसले के क्षेत्र के बहुत करीब चला गया था। वे अपने इलाके की रक्षा पागलों की तरह करते हैं, जाहिर तौर पर। अपना सिर हिलाते हुए एक बार फिर अनाया को समझ नहीं आया कि हंसे या नहीं। उसने बताया, उसकी आवाज़ बेबस थी, तुम्हारा पीछा एक शुतुरमुर्ग और एक मछली ने किया है। आगे क्या? क्या किसी याक या बैल ने भी ऐसा किया? अनाया के शब्दों ने कबीर को हंसा दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, जानवरों के साथ मेरी खराब किस्मत के बारे में बहुत हो गया। ओह, क्या मैंने कभी तुम्हें उस समय के बारे में बताया जब मैं मोरक्को के एक बाजार में खो गया था और गलती से किसी के घर में पहुंच गया था? तुम किसी के घर में घुस गए थे, जानबूझकर नहीं। कबीर ने अपना बचाव किया। उसकी आवाज़ में अभी भी हंसी थी। घुमावदार गलियों ने मुझे भ्रमित कर दिया। मुझे लगा कि मैं एक दुकान में प्रवेश कर रहा हूँ, लेकिन अचानक मैं किसी के आंगन में था। अनाया ने अपना चेहरा ढक लिया। फिर से हंसते हुए उन्होंने क्या किया? मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा पीछा डंडे से नहीं किया गया। वे बस मुझे घूरते रहे, दंग रह गए। कबीर ने स्वीकार किया, मुझे लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, सच में। फिर अंदर की बुजुर्ग महिला ने बस मुझे अंदर आने का इशारा किया और मुझे चाय पिलाई। अनाया का जबड़ा गिर गया। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, उसे मुझ पर दया आ गई होगी, कबीर ने हंसते हुए कहा। उसका पोता अच्छी अंग्रेजी बोलता था। उसने मुझे वापस अपना रास्ता खोजने में मदद की, लेकिन उसकी दादी ने मुझे स्वादिष्ट पेस्ट्री और पुदीने की चाय से भरने से पहले नहीं। अनाया ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली को अपने माथे पर फेरा, कबीर को घूरते हुए, जिसने उसे एक शरारती मुस्कान दी। एडी, तुम हमेशा इन स्थितियों में कैसे पहुंच जाते हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रभावित होऊं या डरूं। अपनी भौहें चढ़ाते हुए कबीर मुस्कुराया, शायद दोनों, लेकिन हे, अब मेरे पास बताने के लिए अच्छी कहानियां हैं। खुश होकर अनाया की हंसी एक गर्म मुस्कान में बदल गई। यह निर्विवाद है। मुझे यकीन है कि आंटी फेलिसिया राठौर जब भी तुम उन्हें अपने दुस्साहसिक कारनामों के बारे में बताते हो तो तुम पर बरस पड़ती हैं। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। मेरे कान से खून बहने लगेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आंटी मुझे आसानी से नहीं जाने देंगी। हा। जैसे ही जोड़ी उस आदमी के दुस्साहसिक कारनामों पर कुछ हंसी साझा करती है, ट्रक एक्सप्रेसवे पर लुढ़कता रहा। गर्मी की सुबह उनके आगे उज्ज्वल और अंतहीन थी। अनाया को आखिरकार नींद आ गई, जिससे उसने एक छोटी सी झपकी ले ली।
कबीर ने प्लेलिस्ट को सॉफ्ट कंट्री गानों में बदलने के बाद आवाज़ कम कर दी। सुखदायक धुन ने गाड़ी को भर दिया। डैशबोर्ड स्क्रीन पर नज़र डालते हुए कबीर ने रेस्ट एरिया तक पहुंचने से पहले अनुमानित समय को देखा। इसमें उन्हें 45 मिनट और लगेंगे। एक्सप्रेसवे शहर की सड़कों की तरह भीड़भाड़ वाला नहीं था जो बहुत पीछे रह गई थीं। घुमावदार पहाड़ियों की हरी भरी हरियाली और सुनहरे गेहूं के खेत क्षितिज तक फैले हुए थे। मूनविल और एम्बरवुड, क्या मेरी पहली और आखिरी यात्रा को सालों हो गए हैं? कबीर की पन्ना जैसी आंखें एक पल के लिए अनाया के सोते हुए चेहरे पर टिकीं और फिर उसने अपना ध्यान आगे सड़क पर वापस कर लिया। वह उत्तर में मूनविल गांव में पहली बार पैर रखने के समय को याद किए बिना नहीं रह सका। कबीर ने शुरू में एम्बरवुड का दौरा किया था। किसी ने उसे पहचाना या याद नहीं किया, लेकिन उन्होंने अनाया और मिसेस शर्मा के लिए ऐसा किया। उन्होंने उल्लेख किया कि लड़की और उसकी दादी पहले ही जा चुके थे। फिर कबीर मूनविल की ओर बढ़ा, केवल ये जानने के लिए कि अनाया पहले ही गांव छोड़ चुकी थी। एक निवासी ने उल्लेख किया कि शर्मा उसका असली परिवार नहीं थे। ये खबर सुनकर कबीर हैरान रह गया। यह उसकी उम्मीदों से परे कुछ था। अफसोस की बात है कि उसने गांव वाले से गहराई से विवरण नहीं सीखा। उसके दादाजी बूढ़ी मिसेस शर्मा की देखभाल के लिए किसी को काम पर रखते हैं। लड़की आमतौर पर छुट्टियों के दौरान मिलने आती है। उसका परिवार बहुत अमीर है। अनाया बहुत भाग्यशाली है। फिर भी वह यहाँ हमें नहीं भूलती। उसके दादाजी ने धन्यवाद के रूप में यहाँ कुछ पुराने घरों का पुनर्निर्माण करने में मदद की है। कबीर ने अनाया के बारे में और जोर नहीं दिया। ये जानकर कि उसके अतीत की छोटी लड़की उसके अमीर असली परिवार द्वारा मिल गई थी, उसे खुशी हुई। उसका मानना था कि उसका जीवन बेहतर के लिए बदल गया था। अपनी कृतज्ञता चुकाने के इरादे ने कबीर को अपनी खोज शुरू करने के लिए प्रेरित किया। वह अनाया और मिसेस शर्मा के जीवन में सकारात्मक बदलावों के बारे में जानकर बहुत आभारी था। यह मानते हुए कि वह महिला अपने नए पाए गए असली परिवार के साथ खुशी से रहती थी, कबीर ने अपनी खोज बंद कर दी। चाहे वह उससे व्यक्तिगत रूप से कितना भी मिलना चाहता हो, वह अभी भी सतर्क था। आखिरकार उसकी उपस्थिति उसे अप्रिय स्मृति को याद करने के लिए प्रेरित कर सकती थी। दुर्भाग्य से जो उसने कल्पना की थी वह सच्चाई से बहुत दूर थी, जिसने उसे उसके पास पहुंचाया। और वास्तविकता भी, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी चचेरी बहन थी। वास्तव में भाग्य एक रहस्यमय चीज थी। कबीर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मायरा राठौर की नई दोस्त अनाया मल्होत्रा होगी, जिसे वह ढूंढ रहा था। उसकी चचेरी बहन ने उसे उस महिला के नए जीवन के बारे में भी विवरण दिया था। निश्चित रूप से अनाया को सबसे अच्छी वित्तीय स्थिरता मिली, लेकिन मल्होत्रा परिवार की उदासीनता के कारण उसे अपनी मानसिक शांति का व्यापार करना पड़ा। सौभाग्य से उसके पास विक्रम ओबरॉय थे। क्या मैं उसे जल्द ही अपने बारे में बताऊंगा, लेकिन क्या होगा अगर वह मुझे जाने के लिए कहेगी? कबीर के पास अनाया के कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड बनने की पेशकश करने के बाद बहुत सारी चिंताएं थीं। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह उससे बहुत नाराज होगी, और यह जानने के बाद कि वह कौन था, उसे धोखा भी महसूस होगा। फिर भी वह स्वार्थी था। वह अपने इस पहलू से इनकार नहीं कर सकता था। वह सालों तक परछाई में रहने के बाद अनजान उसके पास पहुंचा। जो उसके अतीत की छोटी दोस्त के लिए चिंता और कृतज्ञता के रूप में शुरू हुआ था, वह अंततः गहरी भावनाओं में बदल गया। बस आत्मदया में मत डूबो। हल्की सी मुस्कान के साथ कबीर ने अपनी चिंता को अपने भीतर की लताओं को भड़कने से रोकने की कोशिश की। अभी के लिए वह केवल उस रास्ते पर चल सकता था जिसे उसने चुना था। अगर वह फंस गया तो उसे विश्वास था कि वह बाधाओं को दूर कर सकता है या दूसरे रास्ते खोज सकता है। कबीर चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, कभी कभी अनाया की ओर देखता रहा। उसे याद आया कि उसने उत्तर के आधे रास्ते में अगले ड्राइवर के रूप में बदलने की पेशकश की थी, लेकिन उसने इसे लेने का इरादा नहीं किया। पलकें झपकाते हुए कबीर ने संक्षेप में अनाया की ओर देखा। उसने एक जम्हाई ली, अपनी झपकी से जाग उठी। उसे अपनी आंखें मलते देख वो हंस पड़ा। अब जाग गई, स्लीपिंग ब्यूटी। अनाया ने अपनी बाहें फैलाई, अपनी बची हुई नींद को दूर करने की कोशिश करते हुए। धीरे से हंसते हुए उसने अपना सिर घुमाया, कबीर को घूरते हुए। कितनी अच्छी नींद आई, अब मुझे फिर से भूख लग रही है। हा, हम जल्द ही अपने पहले पड़ाव पर पहुंचेंगे, 15 मिनट में। अनाया शर्माते हुए मुस्कुराई। उसने कुछ पानी पिया, अपनी प्यास बुझाते हुए। वह पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। जल्द ही ट्रक रेस्ट एरिया में घुस गया। एक छायादार पेड़ के नीचे एक सहज पड़ाव पर आकर, सप्ताह का दिन होने के कारण रेस्ट एरिया में बहुत से आगंतुक नहीं थे। कबीर ने खिड़की से बाहर देखा, सोचते हुए कि यह क्षेत्र कितना मनोरम था। अनाया ने भी ऐसा ही किया। हरी भरी हरियाली से घिरा, ऊंचे पेड़ों की बहुतायत गर्मी की हवा में धीरे धीरे झूल रही थी। रंगीन फूलों की क्यारियां रास्तों के किनारों पर पंक्तिबद्ध थीं। एडी, जल्दी करो, बाहर निकलो। अनाया पहले ही ट्रक से नीचे उतर चुकी थी, उत्सुकता से कबीर को गाड़ी से उतरने के लिए कह रही थी।
ठंडी हवा ने उसके लंबे बालों को बिखेर दिया, ताजी कटी घास की महक को फूलों की खुशबू के साथ मिला दिया। कबीर बेबस होकर हंसा। ट्रक से बाहर निकलते हुए उसने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। अनाया ने गाड़ी का चक्कर लगाया, उसकी ओर बढ़ते हुए। मैंने तुमसे कहा था, है ना? अनाया ने अपना खिला हुआ चेहरा ढक लिया, उसकी आंखें चमक रही थीं। यह एक अच्छा पड़ाव है, शानदार नज़ारे, अच्छा खाना और मनोरंजन भी। देखो, उनके पास एक प्ले एरिया है। कबीर की आंखें उस ओर गईं जहां अनाया ने इशारा किया था। उसने बाढ़ से घिरे गेम जोन को देखा। बच्चों के लिए जंगल जिम के अलावा रेस्ट एरिया में एक बेसबॉल ट्रैक और एक बास्केटबॉल कोर्ट भी था। अपने कूल्हों पर हाथ रखते हुए कबीर ने अपनी भौहें चदाईं। बेसबॉल? खाने के बाद 1 या 2 राउंड खेलना चाहोगी? तुम बेसबॉल खेलते हो? अनाया ने पूछा, मन ही मन सोचते हुए कि क्या ये कबीर की कई छिपी प्रतिभाओं में से एक और थी। थोड़ा बहुत, कबीर के होंठ एक मुस्कान में फैल गए। उसने मजाक में कहा, खैर, मैं तुम्हें एक और एपिसोड देखने दूंगा कि तुम्हारा हाउस हस्बैंड कितना महान है। तुम क्या सोचती हो? कबीर की टिप्पणी ने अनाया के होंठों से हंसी छीन ली। अपनी भौहों में से एक को उठाते हुए उसने जवाब दिया। उसका लहजा चंचल था। मैं इसके लिए ना नहीं कहूंगी। ये कौन सा एपिसोड है, 19वां या 37वां? तुम गलत हो। कबीर ने अपना सिर हिलाया, यहाँ तक कि अपनी तर्जनी को हिलाकर एक इशारा भी किया। यह 99वां है। कबीर को घूरते हुए अनाया ने खुले तौर पर उपहास किया। उस आदमी ने जोर से ठहाका लगाया। उसकी प्रतिक्रिया से खुश होकर उसकी हंसी हवा में गूंज उठी, पार्किंग लॉट में फैल गई। अनाया और कबीर पहले अपनी भूख और प्यास बुझाने के लिए फूड कोर्ट की ओर बढ़े। विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल और 2 छोटे रेस्टोरेंट उनका इंतजार कर रहे थे। काफी देर सोचने के बाद अनाया और कबीर ने एक एक शौरमा लिया। उन्होंने साझा करने के लिए एक बैग फ्राइज और एक कटोरी कटी हुई स्ट्रॉबेरी भी खरीदी। चलो वहां बैठते हैं। अनाया ने एक बड़े पेड़ के नीचे एक आरामदायक पिकनिक टेबल की ओर इशारा किया। उसके दोनों हाथ भरे हुए थे, जिसमें आइस लीची ब्लैक टी का एक लंबा कप भी शामिल था। ओके, कबीर आसानी से मान गया। वह अपने हाथों में कागज के थैलों में अन्य भोजन ले जा रहा था। अनाया और कबीर बेंचों पर बैठ गए। भोजन मेज पर फैला हुआ था। हरे भरे और फैले हुए पत्तों ने उन्हें गर्मी के सूरज की गर्मी से ठंडी राहत दी। अनाया ने अपने बालों को एक जूड़े में बांध लिया जब हवा बार बार उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका रही थी। उसने उत्सुकता से शौरमा को खोला। मसालेदार भुने हुए मांस की उसकी धुएं वाली महक हवा में फैल गई। वाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बिना समय बर्बाद किए अनाया ने अपना पहला निवाला लिया। शौरमा कितना स्वादिष्ट था, ये देखकर उसकी आंखें खुल गईं। वह लगभग उत्साह में नाचने लगी थी। बीफ को मसालों के साथ पूरी तरह से मैरिनेट किया गया था और फिर भुना गया था। इसका मांस रसदार और कोमल था, जिसके किनारे कुरकुरे और जले हुए थे। यह नमकीन और तीखी चटनी और नरम फ्लैट ब्रेड के साथ पूरी तरह से मेल खाता था। कबीर ने अनाया को लुढ़की हुई फ्लैट ब्रेड डिश का आनंद लेते देख हंसने से परहेज किया। उसने भी शौरमा में अपने दांत गड़ाए, उसका पेट भरने के लिए उत्सुक था। अनाया और कबीर ने एक आरामदायक चुप्पी में खाया। अन्य आगंतुकों से अस्पष्ट बातचीत और हंसी हवा के साथ बह गई। हवा बह गई, उनके भूरे और लाल बालों को पकड़ते हुए। क्या तुमने पहले कभी बेसबॉल खेला है? कबीर ने अपना आधा शौरमा खाने के बाद पूछा। उसने बेसबॉल ट्रैक की ओर देखा और फिर अपनी आंखें फिर से अनाया के चेहरे पर टिका दीं। अनाया ने अपनी ड्रिंक का एक घूंट लिया जब कबीर ने उससे सवाल पूछा। कप नीचे रखते हुए उसने कहा, कभी नहीं। क्यों? क्या तुम मुझे सिखाओगे? कबीर ने अपनी भौहें चदाईं। उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक थी। उसने शरारत से जवाब दिया, मेरे शिक्षण कौशल दिखाने का समय। मेरा विश्वास करो, तुम कुछ ही समय में एक प्रो बन जाओगी। अनाया जोर से हंस पड़ी। बेबसी में अपना सिर हिलाते हुए उसने कबीर को सार्थक रूप से मुस्कुराया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कैसे खेलते हो? ये दिखाना काफी है। तुम अपने कोचिंग कौशल के बारे में भी डींग मारना चाहते हो? बिना किसी शर्म के कबीर ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। बेशक, अगर तुम्हारे साथ नहीं तो मैं अपनी प्रतिभा के बारे में किसके साथ डींग मारूंगा? अनाया के गालों से गर्मी की एक लहर निकली। उसने जल्दी से आइस टी का एक और घूंट लिया, अचानक और गर्म महसूस करते हुए। किसी तरह उसकी आखिरी टिप्पणी ने उसके दिल में कुछ हलचल मचा दी। क्या तुम झपकी नहीं लोगे? अनाया ने विषय बदल दिया। उसने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश की। तुमने सुबह से आराम नहीं किया है, बस मुझे यहाँ से गाड़ी चलाने दो। मूनविल स्थित प्रांत तक पहुंचने से पहले उन्हें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। अनाया ने उस परिवार को सूचित कर दिया था जो मिसेस शर्मा के घर की देखभाल करता था, आज उसके आगमन के बारे में। कैम्बल परिवार अनाया और मिसेस शर्मा के लिए एक अच्छा पड़ोसी था। जब वे पहली बार मूनविल चले गए थे, मिस्टर और मिसेस कैम्बल वहां अकेले रहते थे, बाकी लोग बाहर चले गए थे। मिसेस शर्मा की मृत्यु के बाद अनाया ने घर की देखभाल के लिए कैम्बल पर भरोसा किया, जिसमें रखरखाव के पहलुओं को संभालना भी शामिल था।
वह उन्हें हर महीने अच्छी खासी रकम देती थी, ये जानते हुए कि अब जब मिस्टर और मिसेस कैम्बल सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उन्हें मुआवजे से लाभ होगा। मैं बस यहाँ एक छोटी सी झपकी लूंगा। कबीर ने अपना सिर हिलाया, उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए। लेकिन पेशकश के लिए धन्यवाद, एनी। कबीर के शब्द सरल थे, लेकिन उनमें एक अंतिम निर्णय का संकेत था। अनाया ने विषय छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि शायद वह उसके कीमती ट्रक को चलाने में सहज नहीं होगा। वह जानती थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जितनी चाहे उतनी झपकी ले लो, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अनाया मुस्कुराई, कबीर पर एक सार्थक तिरछी नजर डालते हुए। तुम्हारे पास अभी भी अपने बेसबॉल कौशल दिखाने का समय है। कबीर के होंठों से हंसी छूट गई। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, वह बेशक, मैं उसे नहीं भूलूंगा। अनाया ने कंधे उचकाए, कबीर पर एक सार्थक तिरछी नजर डालते हुए। वह आदमी बस हंसा और फिर अपने शौरमा का एक और निवाला लिया। उसने भी खाना जारी रखा। अपना भोजन समाप्त करने के बाद कबीर ने बेंच पर अपनी पीठ टिका दी। उसकी लंबी टांगें किनारों से लटक रही थीं। अनाया ने चुपचाप उस आदमी को झपकी लेते हुए देखा और फिर अपना फ़ोन चेक किया। अनाया ने एक्सप्रेसवे के साथ ली गई कुछ तस्वीरें मायरा राठौर और विक्रम ओबरॉय को भेजी। एक विचार आने पर वह चुपचाप उठी और अपने कैमरा फ़ोन को सोते हुए कबीर की ओर रखने लगी। गर्मी की हवा उस आदमी के लाल बालों से खेल रही थी जब वह बेंच पर लेटा था, एक हाथ उसके माथे पर और दूसरा उसके पेट पर टिका था। उसकी छाती एक स्थिर लय में उठ और गिर रही थी। किरणें सरसराती पत्तियों के माध्यम से छन रही थीं, कबीर के चेहरे पर गर्म रोशनी और छाया डाल रही थीं। हालांकि केवल कुछ मिनट ही बीते थे, वह पहले से ही अपनी गहरी नींद में लग रहा था। वह दिखता है कुछ कुछ लड़के जैसा। अनाया ने चुपचाप कुछ तस्वीरें खींची। वह इस बात से खुश थी कि कबीर कितना आरामदायक दिख रहा था। उसके कठोर चेहरे के भाव भी बहुत नर्म हो गए थे। काश वह देख पाती कि उसके होठों पर कितनी कोमल मुस्कान थी। उसकी आंखों में रोशनी भी तेज हो गई और फिर उस आदमी को देखते हुए कोमलता से नर्म हो गई। मैं केवल यह वाली भेजूंगी। अनाया ने कबीर की सोती हुई तस्वीरों में से एक को चुना और फिर उन्हें अपनी दोस्त और अपने दादाजी के चैट पर भेज दिया। अपने होंठ सिकोड़ते हुए उसने शर्माते हुए अपने फ़ोन गैलरी में उस आदमी की अन्य तस्वीरों को देखा। वो उसे ये जानने नहीं दे सकती थी कि उसके पास ये तस्वीरें हैं। जब कबीर आखिरकार कुछ देर बाद उठा तो वह इस बात से अनजान था कि अनाया ने क्या किया था। अपनी बाहों और पैरों को फैलाते हुए उसने उसकी ओर देखा, उसे अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करते हुए पाया। बेसबॉल का समय। अनाया हंस पड़ी। ये देखकर अजीब लगा कि कबीर, जिसका चेहरा अभी भी नींद में था, फिर से बेसबॉल खेलने के बारे में बात कर रहा था। ही, तुम अभी भी वही सोच रहे हो? चलो चलें। कबीर ने पास के नल पर जल्दी से अपना चेहरा धोया। फिर उसने अनाया को ट्रैक की ओर उसका पीछा करने का इशारा किया। उसने अपना सिर हिलाया, उसके मुस्कुराते होंठों पर बेबसी छाई हुई थी। सोलो बेसबॉल ट्रैक में एक स्वचालित पिचिंग मशीन के साथ एक बंद बैटिंग केज का एक सरल सेटअप था। 2 ट्रैक पर कब्जा था। वे तीसरे की ओर बढ़े। पहले कोशिश करना चाहोगी? कबीर ने अनाया की ओर देखा, उसे एक विचारशील रूप देते हुए। अनाया घबराकर हंसी, मैंने पहले कभी नहीं खेला। अब शुरू करने का और भी बड़ा कारण। कबीर ने अनाया को एक मुस्कान के साथ जवाब दिया और एक बल्ला उठाया। उसका वजन परखने के बाद उसने उसे महिला को सौंप दिया। अनाया हिचकिचाई, लेकिन फिर भी बल्ला ले लिया। यह उसकी अपेक्षा से भारी लगा। उसने अनाड़ीपन से हैंडल पकड़ा, अनिश्चित कि कैसे खड़ा होना है। एक बल्ले का वजन वितरण एक धनुष की तुलना में अलग था, फिर भी उसकी प्रशिक्षित मांसपेशियां इसे संभाल सकती थीं। अपनी ठोड़ी को 2 बार थपथपाते हुए कबीर हंसा, ठीक है, चलो पहले उस मुद्रा को ठीक करते हैं। चिन्हित स्थान पर खड़े हो जाओ। ओके। चौकोर आकार के चिन्हित स्थान पर कदम रखते हुए अनाया ने कबीर को अपने पीछे आते देखा। उसने अपनी बाहें फैलाईं, धीरे से अपनी चौड़ी हथेलियों को उसके ऊपर रखा, उसकी पकड़ को समायोजित करते हुए। अनाया निकटता पर अकड़ गई, गर्मी उसकी गर्दन तक चढ़ गई जब कबीर की गर्म सांस ने उसके कान को गुदगुदाया। उसकी परिचित महक भी अचानक तेज हो गई। ये, मेरे दिल ने अंदर इतनी बड़ी छलांग क्यों लगाई? फिर से खेलना चाहोगी, एनी? जरूर। अनाया और कबीर ने एक राउंड और खेला और फिर खेल खत्म कर दिया। गर्मी ने उन्हें पसीना पसीना कर दिया, लेकिन बल्ले से गेंद को सफलतापूर्वक मारने की खुशी सब पर भारी पड़ गई। वे ट्रैक छोड़ने के बाद वॉशरूम की ओर बढ़े और फूड कोर्ट के पास फिर से मिलने का वादा किया। दूसरे लोग आते जाते हुए गुजर रहे थे। क्या हम और ड्रिंक्स और स्नैक्स ले लें? कबीर ने पूछा, फूड कोर्ट के बाहर मिनी मार्ट की ओर इशारा करते हुए। लेना बेहतर रहेगा। अनाया तुरंत मान गई, ये सोचते हुए कि मूनविल पहुंचने से पहले उनके पास अभी भी घंटों थे। भले ही उन्हें थोड़ी भूख लगी हो, स्नैक्स उनकी भूख को शांत करने में मदद करेंगे। अनाया ने कुछ बैग स्नैक्स उठाए, जिसमें कुछ कुकीज़, सूखे आम और पपीते भी शामिल थे। कबीर ने मिनरल वाटर की 2 बोतलें और कॉफ़ी और चाय के कैन उठाए। जल्द ही जोड़ी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी।
एक बार फिर कबीर ने अनाया के ड्राइवर बनने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने मजाक में उसे अपनी सवारी के दौरान फिर से एक स्लीपिंग ब्यूटी बनने के लिए कहा। एक्सप्रेसवे उनके सामने अंतहीन फैला हुआ था, जिसके दोनों ओर ऊंचे देवदार और घुमावदार घास के मैदान थे। दोपहर के गर्मी के सूरज ने परिदृश्य पर एक सुनहरी चमक डाली। कबीर ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा था, दूसरा आलस से गियर शिफ्ट पर टिका हुआ था। कार का इंटीरियर सॉफ्ट कंट्री गानों की धुन के साथ धीरे धीरे गूंज रहा था, जो स्पीकरों से आ रहे थे। अनाया ने अपना सिर खिड़की से टिका दिया, दृश्यों को धुंधला होते हुए देखती रही। उसके होंठ एक मुस्कान में बदल गए जब उसकी नज़रों ने एक्सप्रेसवे से बहुत दूर मनोरम ग्रामीण दृश्यों को देखा। जंगली फूलों ने खेतों को बिंदीदार बना दिया था, उनकी जीवंत पंखुड़ियां हवा में नाच रही थीं। लाल छतों वाले छोटे फार्म हाउसों के समूह घने बागों के पीछे से झांक रहे थे, उनकी चिमनियां चमकीले नीले आकाश के खिलाफ ऊंची खड़ी थीं। हम 2 घंटे में मूनविल पहुंच सकते हैं, या थोड़ा और। अनाया का मन उस गांव की ओर भटक गया जहां वह बड़ी हुई थी। जगह छोटी थी, लेकिन इसने उसे खुशी दी। उसे अभी भी वे दिन याद थे जब वह अपने दोस्तों के साथ खेतों में दौड़ती थी, तितलियों का पीछा करती थी और कुछ कीड़े पकड़ती थी। पहले ही सो गई। कबीर की आवाज़, गहरी लेकिन शांत, ने अनाया को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। वह हंसी और फिर अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाईं। अभी नहीं। क्यों, क्या तुम थक रहे हो? वे लगभग आधे घंटे पहले रेस्ट एरिया से निकले थे। अनाया कबीर द्वारा दोपहर के भोजन के बाद ली गई बहुत छोटी झपकी को याद किए बिना नहीं रह सकी। नहीं, कबीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। संक्षेप में अनाया को देखते हुए उसने मजाक में कहा, मुझे स्लीपिंग ब्यूटी की रक्षा करनी है, मैं नहीं थकूंगा। हाँ, फिर से वो स्लीपिंग ब्यूटी। हंसते हुए अनाया ने शरारत से कबीर की बांह पर थप्पड़ मारा। वह आदमी उसके साथ हंसने लगा। ट्रक के अंदर का माहौल और भी नर्म हो गया। अनाया और कबीर ने इस बार ज्यादा बात नहीं की, संगीत को उनकी अनुपस्थित बातचीत के अंतराल को भरने दिया। थोड़ी देर बाद वे सड़क के किनारे एक छोटे से गैस स्टेशन पर रुके। कबीर बाहर निकला। उसने अपनी बाहों और पैरों को फैलाया और ग्रामीण परिदृश्य की ताजी मिट्टी की महक में सांस ली। अनाया भी ट्रक से उतरी। वो पंप क्षेत्र के चारों ओर घूमी जब कबीर ट्रक में ईंधन भर रहा था। वाहन एक्सप्रेसवे से गुजर रहे थे, उनके गूंजते इंजनों और लुढ़कते टायरों की गूंज फैला रहे थे। झींगुर लहराती ऊंची घास में चहक रहे थे, जो एक हल्की हवा से उड़ रही थी। अपनी कलाई घड़ी पर नजर डालते हुए अनाया ने अनुमान लगाया कि उनके पास लगभग 1 घंटा और है। उसने जल्दी से मिसेस कैम्बल के नंबर पर एक संदेश भेजा, जिसमें अधेड़ उम्र की महिला को अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बताया गया। मेरा हो गया, कबीर ने अपने बालों को फिर से बांधते हुए घोषणा की। वो अनाया के करीब आया। यहाँ से कुछ चाहिए? नहीं, हम अब जा सकते हैं। अनाया मुस्कुराई, ये सोचकर खुश हुई कि वह जल्द ही मूनविल पहुंच जाएगी। वापस कार में कबीर ने एक्सप्रेसवे के साथ गाड़ी चलाई और फिर एक निकास लिया, जिससे वे उत्तरी ग्रामीण इलाकों में और गहरे चले गए। जैसे जैसे वे मूनविल के करीब आते गए, दृश्य और भी बदलते गए। ऊबड़ खाबड़ भूमि के परे कोमल पहाड़ियां धुंधली घाटियों में लुढ़क गईं। घने जंगल साफ नीले आकाश की पृष्ठभूमि के साथ क्षितिज की ओर फैले हुए थे। ये जगह बस करामाती थी। ये सोचते हुए कि अनाया ने मूनविल के बारे में क्या सोचा, कबीर ने संक्षेप में उसे देखा और पूछा, मूनविल तुम्हारे लिए क्या खास बनाता है, इसके अलावा कि यह वह जगह है जहां तुम पहले रहती थी? कबीर ने अपने सवाल में एम्बरवुड जोड़ने से खुद को रोका। उसने चुपचाप अनाया के जवाब का इंतजार किया। यह एक शांतिपूर्ण गांव है। अनाया हंसी, ये सोचते हुए कि उसका जवाब कितना सामान्य था। उसने कहा, यहाँ जीवन धीमी गति से चलता है, कुछ ऐसा जो मुझे बड़े शहर की तुलना में पसंद है। यहाँ हर एक व्यक्ति व्यवहारिक रूप से हर किसी को जानता है। 1 दशक से अधिक समय तक उत्तरी ग्रामीण इलाकों में एक छोटे लेकिन शांतिपूर्ण गांव में रहने के बाद मुंबई के लिए अचानक कदम ने वास्तव में अनाया को चौंका दिया था। वह शहर में जीवन की तेज गति के आदी नहीं थी। अनाया को घर की याद आ रही थी। दर्द असहनीय था, खासकर जब उसके माता पिता और भाई बहनों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने दृढ़ता दिखाई। छोटी उसने सोचा था कि यह कुछ ऐसा था जिसे उसे सहना होगा अगर वह अपने नए पाए गए तत्काल परिवार के साथ बंधन बनाने की उम्मीद करती है। एमआरएस शर्मा को लगातार फोन कॉल और विक्रम ओबरॉय के घर की यात्राओं ने अनाया को सामना करने में मदद की। उनके अंतहीन प्रोत्साहन ने उसे अपने नए जीवन में समायोजित होने में सहायता की। ओह, हम वास्तव में भाग्यशाली हैं, तुम जानते हो। अनाया के उद्गार ने कबीर की रुचि को बढ़ा दिया। उसे देखते हुए उसने उसके चेहरे से अचानक आई चमक को देखा। कैसे भाग्यशाली? अनाया खिलखिलाई, उसकी आंखें चांद के आकार की हो गईं। उसने खुशी से समझाया, गांव में एक त्योहार है। बच्चे जल्द ही फिर से स्कूल शुरू करेंगे, इसलिए वे गर्मी के अंत का जश्न मनाने के लिए इस अवसर का उपयोग करते हैं। मिसेस कैम्बल ने कुछ दिन पहले अनाया के साथ यह जानकारी साझा की थी। वह कबीर को इसके बारे में बताना भूल गई थी। त्योहार इस रविवार को समाप्त होना चाहिए।
अद्भुत लगता है, कबीर ने गुनगुनाया, अनाया के साथ गर्मी के त्योहार में शामिल होने के विचार को पसंद करते हुए। मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या हम आज रात वहां जाएं? ही, बेशक। त्योहार रात में ज्यादा जीवंत होता है, हमें उससे पहले भरपूर आराम करना चाहिए। कबीर ने सिर हिलाया, स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगली थपथपाते हुए। वह समय के तेजी से लुढ़कने की उम्मीद किए बिना नहीं रह सका। जब कबीर एक जंक्शन पर पहुंचा तो अनाया ने उसे मूनविल जाने के तरीके बताना शुरू कर दिया। नेविगेशन सिस्टम ने केवल प्रमुख सड़कों को पकड़ा। हम इस रास्ते से मेरे घर जल्दी पहुंचेंगे। अनाया ने कबीर को कम ज्ञात सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए निर्देशित किया, लेकिन जो उन्हें अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचाएगी, उसने बस उसके निर्देशों का पालन किया। ट्रक धीरे धीरे पत्थर की झोपड़ियों के पास से गुजरा, जिनकी दीवारें आइवी से ढकी हुई थीं और जो फैले हुए बगीचों के बीच बसी थीं। खिलते हुए हाइड्रेंजिया और बकाइन ने बाड़ को पंक्तिबद्ध किया था। घुमावदार सड़कें पत्थरों से बनी थीं और ऊंचे ओक के पेड़ों से छायांकित थीं। दूरी में हरी घुमावदार पहाड़ियां क्षितिज को फ्रेम कर रही थीं। कबीर ने कुछ लोगों को दूर से ट्रक को देखते हुए देखा, शायद सोच रहे थे कि अंदर के रहने वाले कौन थे। अनाया मुस्कुराते हुए उन्हें घूर रही थी, दूरी के बावजूद कुछ गांव वालों को पहचानते हुए। मैं तुम्हें बाद में उनसे मिलवाऊंगी, अनाया ने कहा। उसकी आवाज़ कोमल थी। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, एडी। जैसा कि मुझे लगना चाहिए, कबीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। अनाया ने कबीर को एक और सड़क पर निर्देशित किया, जब तक कि ट्रक आखिरकार एक पत्थर की झोपड़ी के बाहर नहीं रुक गया, जो एक ईंट के गेट से संरक्षित था। कबीर ने अनाया की ओर देखा, उसके होठों को बाढ़ के परे जीवंत फूलों की तरह एक मुस्कान में खिलते हुए देखा। उसके दिल में कुछ नर्म हलचल हुई। होम स्वीट होम, एनी। अनाया हंसी, सिर हिलाते हुए। उसने अपनी आंखें मलीं, वहां थोड़े आंसू महसूस करते हुए। हाँ, होम स्वीट होम। अनाया ट्रक से बाहर निकली, गेट का ताला खोलते हुए। उसके जूतों के सोल जमीन पर गिरी सूखी पत्तियों से टकराए। फिर अनाया ने गेट के दरवाजे चौड़े करके खोल दिए ताकि कबीर का ट्रक अंदर आ सके। उसने धीरे धीरे गाड़ी चलाई और उसे एक नीचे झुके हुए पेड़ के नीचे पार्क कर दिया। फैली हुई डालियां ट्रक को छाया दे रही थीं। लॉन पर अपनी नज़र घुमाते हुए अनाया ने देखा कि जगह कितनी अच्छी तरह से मेंटेन की हुई थी। उसकी आंखों में नरमी आते ही उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। हरे भरे फूलों की क्यारियां गर्मियों की धूप में खिल रही थीं। उनकी पंखुड़ियां और पत्तियां ठंडी उत्तरी हवा में झूम रही थीं। हरे लॉन को करीने से काटा गया था, जिससे घास की नोकें छोटी रह गई थीं। मिस्टर और मिसेज कैंपबेल इस कॉटेज का ऐसे ध्यान रखते थे जैसे ये उनका अपना हो। पति पत्नी अपने खूबसूरत घर और यार्ड के लिए मशहूर थे। यादों की गलियों में खो गई। हाँ, कबीर की आवाज़ पीछे से गूंजी, जिसमें थोड़ी सी छेड़खानी थी। उसके सवाल पर अनाया की हल्की हंसी छूट गई। मुड़कर उसने देखा कि वो उसकी तरफ आ रहा है। थोड़ा सा। कबीर आखिरकार अनाया के पास पहुंच गया। उसका लंबा कद उसके ऊपर हावी हो रहा था। यार्ड के चारों ओर अपनी आंखें घुमाते हुए उसने धीरे धीरे पत्थर के कॉटेज और उसके लॉन के रूप को देखा। पत्थर की दीवारें पुरानी लेकिन मजबूत थीं, जो घर को मजबूत बनाए हुए थीं। खिड़कियों के किनारों पर आइवी की बेलें चढ़ी हुई थीं, जो गुजरती हवा में हल्की हल्की हिल रही थीं। कबीर ने सालों पहले इस जगह को करीब से देखा था, लेकिन उसे यह अब भी अच्छी तरह याद था। उसके होठों पर एक मुस्कान बन गई। उसने अपनी पहली और आखिरी यात्रा के बारे में कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें वो झूला दिख रहा है? अनाया ने एक दिशा में इशारा किया, इस बात से अनजान कि कबीर के मन में क्या चल रहा है। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो अंकल पॉल ने इसे लगाया था। ओह, वो मिस्टर कैंपबेल हैं। वो और उनकी पत्नी मेरे लिए इस घर का ध्यान रखते हैं। कबीर की नज़र यार्ड के दाईं ओर खड़े एक पेड़ पर टिक गई। वहाँ एक लकड़ी का तख्ता झूले के रूप में लगाया गया था, जो मजबूत डाली से लटका हुआ था। पेड़ से ज्यादा दूर एक प्लेटफॉर्म नहीं था। यह आसमान के नीचे इकट्ठा होने और कुछ स्नैक्स और चाय पीने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। अनाया की ओर मुड़ते हुए कबीर उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं सका। जब तुम पहली बार इस पर बैठी थी, तुम्हारे पैर जमीन तक नहीं पहुंचते थे, राइट? ऑफ कोर्स, मैं तब बहुत छोटी थी। अनाया ने कबीर की कोहनी पर धक्का दिया, उसे घूरते हुए। मैं सिर्फ 6 साल की थी। एक हाथ अपनी कमर पर रखकर कबीर ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी पन्ना जैसी आंखों में शरारत चमक रही थी। अनाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसे साफ शक की नज़र से देख रही थी। उसे अगले ही पल उसकी चंचल नज़रों का जवाब मिल गया। क्या तुम इतनी लंबी थी, या इतनी? झुककर कबीर खुद को अनाया की आंखों के लेवल तक ले आया। फिर एक एग्जैजरेटेड इशारे से उसने अपनी हथेली अपने घुटने से बस थोड़ा ऊपर रखी। अनाया की सांस अटक गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक्सक्यूज मी, मैं इतनी छोटी नहीं थी। कबीर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पीछे झुका। अनाया के रिएक्शन से खुश होकर अपनी भौहें उठाते हुए उसने पूछा, ओह रियली? तो फिर तुम कितनी लंबी थी, छोटी सी? अनाया ने गुस्से से सांस छोड़ी, कबीर के हाथ पर मारने के लिए करीब आई।
उसने जल्दी से अपना हाथ अपनी कमर तक उठाते हुए घोषणा की, मैं उससे लंबी थी, कम से कम यहाँ तक। कबीर ने अपना सिर झुकाया, अपनी ठोड़ी पर उंगली फिराई। उसने ऊंचाई के अंतर का अध्ययन करने का नाटक किया। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि तुम तब भी पॉकेट साइज थी, कहीं भी उठाकर ले जाने में आसान। अनाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, ये सोचते हुए कि उसे कबीर की छेड़खानी का जवाब कैसे देना चाहिए। उसके ऊंचे कद को देखते हुए उसे कोई अच्छा जवाब नहीं सूझ रहा था। वो आज इतना अननोइंग कैसे हो सकता है? हेलो। अचानक आई आवाज ने अनाया को चौंका दिया और कबीर का ध्यान भी खींचा। वे दोनों खुली गेट से आने वाली आवाज की दिशा में मुड़े। एक आदमी और एक औरत, दोनों अधेड़ उम्र के, कैजुअल कपड़ों में, गेट से अंदर आए। महिला ने अपना हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अनाया खुशी से चिल्लाई, आंटी मेल, अंकल पॉल, लेटी। कबीर हंस पड़ा जब उसने अनाया को पति पत्नी की ओर भागते देखा। वह जानता था कि वे कैंपबेल थे। अपने कदम उठाते हुए वो उनकी ओर चल पड़ा। कितना समय हो गया, तुम हेल्दी लग रही हो, ये अच्छा है। अनाया हंसी जब मिसेज मेलिसा कैंपबेल, जिसे वह आंटी मेल कहती थी, ने उसे सिर से पैर तक देखा। उसने अधेड़ उम्र की महिला का हाथ पकड़ा, धीरे से उसे थपथपाया। आप और अंकल पॉल भी हेल्दी लग रहे हैं। आप कैसे हैं? सब ठीक है? अनाया ने मेलिसा से पॉल की ओर देखा, लेकिन पति पत्नी का ध्यान अब उस पर नहीं था। उनकी नजरों का पीछा करते हुए उसने देखा कि वे कबीर को घूर रहे थे। राइट, वे उसे अभी तक नहीं जानते थे। अनाया कबीर के करीब गई, उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने कपल का परिचय उससे और उसका परिचय उनसे कराया। अंकल पॉल, आंटी मेल, ये कबीर हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, एडी। ये वो कैंपबेल हैं जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कबीर मुस्कुराया और थोड़ा सिर झुकाया, पति पत्नी को सम्मान देते हुए। हेलो मिस्टर और मिसेज कैंपबेल, मैं कबीर हूँ। मैंने अभी अभी अनाया से शादी की है। पॉल और मेलिसा ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने अनाया से सुना था कि वह किसी के साथ वापस आएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक हस्बैंड को घर लाएगी। लेटी, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पॉल ने एक आह भरी, अनाया को डांटने का नाटक करते हुए। तुमने हमें बताए बिना शादी कर ली, अब हमें सरप्राइज भी कर रही हो। यस, मेलिसा ने सिर हिलाया, अनाया के हाथ पर हल्के से मारते हुए। अगर हमें पता होता तो हम तुम दोनों के लिए एक दावत तैयार करते। ही, सॉरी। अनाया हंसी। पॉल और मेलिसा से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही थी। सरप्राइज। पॉल और मेलिसा लाचारी में मुस्कुराए, अभी भी अनाया के हस्बैंड होने की अचानक खबर से हैरान थे। उन्होंने अपना ध्यान कबीर की ओर किया और चौड़ी मुस्कुराए। वाह, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पड़ोसी की पोती एक हैंडसम जेंटलमैन को अपना हस्बैंड बना लेगी। हेलो, हम अनाया के पुराने पड़ोसी हैं। मैं पॉल हूँ, ये मेरी वाइफ मेलिसा हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, कबीर। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ आराम से रहेंगे। हम अनाया को तब से जानते हैं जब वो छोटी थी। मैंने सुना है, कबीर ने उनकी मुस्कान का जवाब दिया, यह मानते हुए कि पति पत्नी कितने सम्मानजनक थे। आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। प्लीज, आप मुझे एडी या रूडी कह सकते हैं। अनाया ने खुशी से देखा कि कबीर पॉल और मेलिसा के साथ कितनी अच्छी तरह घुल मिल रहा है। भले ही वो मुंह मिले कम ही लौटती थी, फिर भी वह कैंपबेल के साथ लगातार संपर्क में रहती थी। पति पत्नी के अलावा उसके अपने दूसरे पुराने पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिश्ते थे। हम आपसे और बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पहले थोड़ा आराम नहीं करना चाहिए? मेलिसा ने कबीर से अनाया की ओर देखा, अपनी नज़रें युवा महिला पर टिकाते हुए। मैं जल्द ही आपको कुछ गर्म खाना भेजूंगी। यस, आंटी मेल, अपनी आंटी मेल की बात सुनो। पॉल जल्दी से मेलिसा से सहमत हो गया। हम तो बस यहाँ इसलिए आए क्योंकि हमने ट्रक देखा था। अब अंदर जाओ। ये जानते हुए कि उसे पति पत्नी को ना नहीं कहना चाहिए, अनाया मान गई। थैंक यू आंटी मेल और अंकल पॉल। पॉल और मेलिसा मुड़े। एक बार फिर अनाया और कबीर को कॉटेज में जाने का आग्रह किया। जल्द ही अधेड़ कपल सड़क के नीचे एक घर की ओर बढ़ गए। पॉल और मेलिसा से अपनी आंखें हटाकर अनाया कबीर पर मुस्कुराई। आओ, मैं तुम्हें अंदर से दिखाती हूँ। कबीर ने बस सिर हिलाया। उसने ट्रक की ओर इशारा किया। हमें पहले अपना सामान निकाल लेना चाहिए। यस, अनाया और कबीर ट्रक की ओर चले। चिलचिलाती धूप उन पर पड़ रही थी। मूनविले में पहला दिन अब शुरू हो गया था। सामान को मुख्य दरवाजे तक लाते हुए कबीर अनाया का दरवाजा खोलने का इंतजार करने लगा। उसने अपने स्लिंग बैग से चाबियों का एक सेट निकाला और एक चाबी ताले में डाली। क्रीक। जैसे ही अनाया ने अंदर कदम रखा, पुरानी यादों की एक लहर उस पर छा गई। कॉटेज का इंटीरियर वैसा ही था जैसा उसे याद था, बाहर की तरह ही। ये बहुत आरामदायक है, लेटी। कबीर के शब्दों ने अनाया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। हाँ, ये जगह हमेशा से उसके लिए आरामदायक रही थी। अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखते हुए अनाया ने कहा, जब मैं बच्ची थी तो ये बहुत छोटा हुआ करता था।
फिर नानजी ने इसे मेरी नानी के आराम के लिए रेनोवेट करवा दिया। मेरे जाने के बाद वो यहाँ एक हाउसकीपर के साथ रहती थी। कबीर हल्के से मुस्कुराया, ये जानते हुए कि अनाया दिवंगत मिसेज शर्मा को कितना मानती थी, भले ही वह उसकी सगी नानी नहीं थी। चेयरमैन ओबरॉय ने इस बात को स्वीकार किया था, इसलिए उन्होंने मिसेज शर्मा को एक अच्छी जिंदगी देने में मदद की। जब वो बुढ़ापे के कारण गंभीर रूप से बीमार थीं, तो उन्हें सबसे अच्छी देखभाल भी मिली। इसके अलावा कबीर को पता चला कि चेयरमैन ओबरॉय ने गांव के अन्य जरूरतमंद लोगों की भी मदद की थी। लगभग एक दशक पहले चेयरमैन ओबरॉय ने मूनविले में कुछ लोगों को भेजा था। गांव वालों को मछली देने के बजाय उन लोगों ने उन्हें मछली पकड़ना सिखाया। चेयरमैन ओबरॉय की सहायता से यहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और भी फली फूली। पास के छोटे पब्लिक स्कूलों को भी कुछ फंडिंग मिली। एडी, अंदर आओ, अनाया ने एक स्वागत भरी मुस्कान के साथ आमंत्रित किया। ओके, कबीर अनाया के पीछे पीछे चला। उसने दरवाजे पर अपने जूते उतारे और फिर लकड़ी के फर्श पर कदम रखा। उसने उसके सामने घर की चप्पलों की एक जोड़ी रखी। आंटी मिल ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले इस जगह की गहरी सफाई की थी। अनाया ने अपना सूटकेस उठाते हुए कहा, जैसे ही वो और अंदर चली, चलो मैं तुम्हें घुमाती हूँ। कबीर चुपचाप अनाया के पीछे पीछे चलता रहा। उसकी पन्ना जैसी आंखें धीरे धीरे अपने नए परिवेश को देख रही थीं। थोड़ी देर चलने के बाद वे लिविंग रूम में पहुंचे। उस जगह से एक देहाती लेकिन आरामदायक और सुरुचिपूर्ण माहौल आ रहा था। रंगीन पैटर्न वाले बुने हुए कंबल कुछ थ्रो पिलो के साथ आलीशान सोफे पर सजे हुए थे। पतले पर्दे से नर्म प्राकृतिक रोशनी अंदर आ रही थी, जो उस जगह को अपनी किरणों से नहला रही थी। पुरानी किताबें फायरप्लेस के पास लकड़ी की अलमारियों में भरी हुई थीं। मेंटल के ऊपर फ्रेम की हुई तस्वीरें लाइन में लगी थीं, जिसमें अनाया को अलग अलग उम्र में दिखाया गया था। उनमें से कुछ में एक दयालु बूढ़ी औरत भी देखी जा सकती थी। तुम और तुम्हारी नानी, है ना? अनाया ने देखा कि कबीर की आंखें फ्रेम की हुई तस्वीरों पर टिकी हुई हैं। मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया। हाँ, नानी को तस्वीरें लेना बहुत पसंद था। उनके पास बहुत सारे एल्बम थे, मैंने उनमें से ज़्यादातर यहीं छोड़ दिए। जब से ईशानी ने जानबूझकर मिसेज शर्मा के हाथ से बने रुमाल फेंके थे, अनाया ने शहर में और सामान ले जाने का विचार छोड़ दिया था। क्या होता अगर ईशानी उन सभी को बर्बाद कर देती या फेंक देती? अफसोस करने से बेहतर है कि सुरक्षित रहा जाए। कबीर की मुस्कान नर्म हो गई जब उसने ध्यान से एक के बाद एक तस्वीर को देखा। उसकी नज़र कोमल थी। एक बच्ची अनाया अपने हाथों में जंगली फूलों का गुलदस्ता दिखा रही थी। एक बच्ची अनाया रंगीन ब्लॉक बना रही थी। एक प्री टीन अनाया किचन में कुकीज बेक कर रही थी। एक टीनेजर अनाया मंच पर एक जीत का सर्टिफिकेट दिखा रही थी। समय के किसी भी पड़ाव में अनाया हमेशा की तरह ही प्यारी थी। वह दिवंगत मिसेज शर्मा के साथ रहकर बहुत खुश भी लग रही थी। 2 फ्रेम में अनाया की तस्वीरें थीं जब वह लगभग 6 से 7 साल की थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कबीर को एक धुंधली याद से याद थी। तस्वीरों को घूरना बंद करो, अनाया खुद को कहने से रोक नहीं पाई, अपने चेहरे से निकलती गर्मी को महसूस करते हुए। तुम क्या कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखाती हूँ। अनाया की शर्मीली आवाज को नोटिस करते हुए कबीर हंसा। वह उसकी ओर मुड़ा, उसके गालों पर गुलाबी रंग की एक प्यारी सी छटा देख रहा था। क्यूट। कबीर ने अपना हाथ उठाकर अनाया के गाल को छूने से खुद को रोक लिया। कुछ हंसी छोड़ते हुए उसने इशारा किया, मेरी वाइफ की बचपन की फोटोज बहुत अडोरेबल हैं। ऑफ कोर्स, मुझे उन्हें देखना ही होगा। पलकें झपकाते हुए अनाया ने अपने गालों से और अधिक गर्मी निकलती महसूस की। वह चुपचाप कबीर को देखती रही, जिसके होंठ अभी भी मुड़े हुए थे। उसकी पन्ना जैसी आंखें उसकी नीलम जैसी आंखों से टकराते ही धीरे से चमक उठीं। अनाया ने खांसने का नाटक किया, कबीर को ध्यान से देखते हुए। वेल, जब मैं बच्ची थी तो लोग हमेशा मेरी क्यूटनेस की तारीफ करते थे। मुझे खुशी है कि तुम अंधे नहीं हो। हा हा हा, ही, यस, तुम बहुत क्यूट हो। जोर से हंसते हुए कबीर ने अपना सिर पीछे कर लिया। उसकी हंसी की गूंज लिविंग रूम में गूंज उठी, जिससे अनाया के गाल गुलाबी से लाल हो गए। अनाया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि कबीर आज सामान्य से थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। उसका दिल पहले ही कई बार मुश्किल में पड़ चुका था। मुड़कर अनाया ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर तुम मेरे पीछे नहीं आए तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगी। हा, ओके ओके। कबीर ने तुरंत अनाया को चिढ़ाना बंद कर दिया। एक बार फिर वह उसके पीछे पीछे चला। वह उसे एक हॉलवे में ले गई। कबीर ने वहां और भी फ्रेम की हुई तस्वीरें देखीं जो दीवारों पर लगी थीं। अनाया की मिसेज शर्मा के साथ तस्वीरें, पिछवाड़े में खेलते हुए, गांव के चौक पर दूसरे बच्चों के साथ हंसते हुए, एक तालाब के किनारे बैठे हुए और भी बहुत कुछ। ये जगह वास्तव में उसके लिए कीमती यादें रखती थी। कबीर से आगे चलते हुए अनाया ने उसे बेडरूम एरिया की ओर ले जाते हुए कहा, यहाँ 3 बेडरूम हैं, हर एक का अपना बाथरूम है। मैं अपनी नानी का पुराना वाला इस्तेमाल करूंगी। एडी, तुम ये कमरा इस्तेमाल कर सकते हो।
जब अनाया और मिसेज शर्मा पहली बार यहाँ आए थे तो इस कॉटेज में 3 बेडरूम थे, लेकिन केवल एक बाथरूम था। चेयरमैन ओबरॉय ने रेनोवेशन के दौरान 2 और जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। अनाया ने एक दरवाजा खोला, जिससे कबीर के लिए तय किए गए कमरे का इंटीरियर सामने आया। एक रजाई वाला बिस्तर, लेस के पर्दे और नाजुक नक्काशी वाला एक लकड़ी का ड्रेसर ने उनका स्वागत किया। यहाँ शहर की तुलना में आमतौर पर बहुत ठंडा रहता है। अगर तुम्हें गर्मी लगे तो तुम एयर कंडीशनर चालू कर सकते हो। एक झपकी ले लो, एडी, मैं खाना किचन में छोड़ दूंगी। अनाया ने अनुमान लगाया कि मेलिसा जल्द ही खाना लेकर वापस आ जाएगी। उसे भूख लगी थी, लेकिन उसने अभी सोने का प्लान बनाया था। कबीर ने भी उसे बताया था कि वह पहले आराम करना चाहेगा। मैं वही करूंगा, कबीर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें कमरे में घूमकर अनाया के चेहरे पर टिक गईं। हम एक लंबी सवारी पर रहे हैं, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, लेटी। अनाया मुड़ी जाने के लिए तैयार हो गई। वह दरवाजे पर रुकी, कबीर पर मुस्कुराते हुए, एक शानदार ड्राइवर होने के लिए धन्यवाद। ही तुम भी अपनी जरूरी नींद ले लो। कबीर बस मुस्कुराया। उसने अनाया को कमरे से बाहर निकलते देखा और फिर हॉलवे के नीचे वाले कमरे में गायब होते देखा। दरवाजा बंद करते हुए कबीर खिड़कियों की ओर बढ़ा। उसने उन्हें खोला, ठंडी ताजी हवा को अंदर आने दिया। हवा ने उसके लाल बालों को थोड़ा सा सहलाया। ये जगह वाकई अच्छी थी। उम्मीद है वह यहाँ उसके साथ और भी सुखद यादें बना पाएगा। जैसे ही अनाया ने अपनी नानी के पुराने कमरे में सूटकेस रखा, उसने खुद को गद्दे पर फेंक दिया। उसके बाल बिस्तर पर फैल गए, कुछ लंटें उसके चेहरे को ढक रही थीं। अनाया जानती थी कि यह सिर्फ उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन उसने कसम खाई कि वह अभी भी हवा में अपनी दिवंगत नानी की खुशबू महसूस कर सकती है। बिस्तर पर लुढ़कते हुए अनाया की आंखें बेडसाइड टेबल पर मिसेज शर्मा की तस्वीरों पर पड़ीं। उसने अपना निचला होंठ काट लिया, अपनी आंखों में गर्म आंसू महसूस कर रही थी। मैं कल आपसे मिलने आऊंगी, नानी। मेरे पास कोई है जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। अगर उसकी नानी अभी भी जिंदा होती तो अनाया को विश्वास था कि वह भी उसे पसंद करने लगेंगी। लेस दैन मनो नंबर 6, इंद्रप्रस्थ हाइट्स। ग्रेटर दैन, मेरी माँ कहाँ है? देव ने गुजरती हुई एक नौकरानी से सवाल पूछा। वो अभी अभी मल्होत्रा परिवार के मुख्य निवास पर पहुंचा था, जबकि अभी दोपहर का ही समय था। मैडम साउथ लाउंज में हैं, नौकरानी ने विनम्रता से जवाब देते हुए एक दिशा में इशारा किया। देव ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर अपनी चाल जारी रखी। वह नौकरानी द्वारा बताए गए लाउंज की ओर चल पड़ा। उसके कदम स्थिर और शांत थे। इस समय हवेली अपेक्षाकृत शांत थी। देव का वास्तव में यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अपने परिवार के आसपास चल रहे मौजूदा हंगामे के बारे में सोचते हुए वह फिर भी आ गया। देव ने अपनी गति धीमी कर दी और आखिरकार दरवाजे पर रुक गया। उसकी आंखों ने तुरंत सुनैना को ढूंढ लिया। उसकी माँ अकेली थी, सोफे पर बैठी थी। जैसी उम्मीद थी, वह सुस्त लग रही थी। देव ने दरवाजे के लकड़ी के पैनल पर दस्तक दी, सुनैना का ध्यान खींचने की कोशिश करते हुए। देव, तुम इस समय यहाँ क्यों हो? दस्तक सुनते ही एक उलझन में पड़ी सुनैना ने अपने फोन से नजरें उठाईं तो देखा कि उसका सबसे बड़ा बेटा दरवाजे पर खड़ा है। उसकी भौहें तन गईं। देव चुपचाप लाउंज के अंदर चला गया। उसकी हरकतें धीमी थीं। वह समझ गया था कि उसकी माँ उसे इस समय देखकर इतनी हैरान क्यों लग रही है। मेरा पास में ही एक काम था, देव ने कहा। खुद को नीचे करते हुए वह सुनैना के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। मैंने सोचा कि मैं आता चलूं, आज कुछ भी अर्जेंट नहीं बचा है। देव ने केवल आधा सच बोला था। उसका इंद्रप्रस्थ हाइट्स के पास कुछ काम था, लेकिन अभी भी ऑफिस में उसके लिए महत्वपूर्ण काम इंतजार कर रहा था। उसने उसे आज रात देखने का प्लान बनाया था। अपने सामने घूरते हुए देव की नीलम जैसी आंखें सुनैना से टकराईं। उसकी माँ का आमतौर पर दीप्तिमान चेहरा अपनी चमक खो चुका था, शायद ईशानी से संबंधित लगातार तनाव के कारण। ईशानी और रोहन की बर्बाद हुई शादी से लेकर लियोन के साथ उसके नाजायज संबंध के फैलने तक, और हाल ही में उसी आदमी द्वारा उसे शादी के लिए मजबूर किए जाने के बारे में। वे पहले दो को नहीं रोक सके, लेकिन सौभाग्य से वे लियोन को ईशानी पर शादी के लिए दबाव डालने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने में कामयाब रहे। ये कहना कि पिछला सोमवार पागलपन और व्यस्तता से परे था, एक बहुत छोटी बात होगी। कुछ दिनों के बाद भी देव को अभी भी याद था कि वह दिन कैसे बीता था। पागल, वो पागल है, देव ने पिछले सोमवार को याद करते हुए चुपचाप सोचा। लियोन अभी भी कोर्ट हाउस में ईशानी का इंतजार कर रहा था। भले ही आरव ने उन्हें कुछ दिन पहले उसके अपार्टमेंट में पकड़ लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में विश्वास था कि ब्लैकमेल सामग्री ईशानी को सफलतापूर्वक उसके पास खींच लाएगी। देव के लोगों ने लियोन पर दूर से नजर रखी जब लीगल टीम पुलिस स्टेशन गई। पहले ग्रुप ने रिपोर्ट किया कि लियोन घंटों इंतजार करने के बाद ही वहां से गया। साफ तौर पर गुस्से में था क्योंकि ईशानी नहीं आए। उस समय ईशानी पहले से ही उनके परिवार के निवास में छिपी हुई थी। उसने वकील के सुझाव के अनुसार और सबूत इकट्ठा करने के लिए लियोन को ब्लॉक नहीं किया।
फिर भी ईशानी ने न तो लियोन के कॉल्स का जवाब दिया और न ही उसके मैसेजेस का। एक और हंगामा तब हुआ जब होल्ट परिवार को लियोन के गलत कामों के बारे में सूचित किया गया। ड्रग डीलर से उसके संबंध, ईशानी को ब्लैकमेल करने के इरादे से अनाया को नुकसान पहुंचाना और साथ ही ईशानी पर शादी के लिए दबाव डालना, सब कुछ बिखर गया था। लियोन इस समय अधिकारियों द्वारा हिरासत में है। होल्ट परिवार ने उसे जमानत पर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। जैसा कि अपेक्षित था, होल्ट परिवार ने मल्होत्रा परिवार को दोषी ठहराया। फिर भी जब ओबरॉय परिवार ने उनका समर्थन किया तो वे कुछ नहीं कर सके। लियोन का पिता जयेश और चेयरमैन ओबरॉय के सामने कुछ भी नहीं था। सुनैना ने अपना फोन नीचे रख दिया। वह अपनी उपस्थिति की घोषणा किए बिना उन ग्रुप चैट्स को देख रही थी जिनकी वह सदस्य थी। मल्होत्रा गुप्ता होल्ट मामलों से संबंधित कुछ कमेंट्स पढ़कर उसका सिर दर्द कर रहा था। क्या तुम डिनर के लिए रुकोगे? सुनैना ने पूछा। उसकी आवाज में ऊर्जा की कमी थी। तुम्हारे पापा आज जल्दी घर नहीं आएंगे। राज अपनी टीम के साथ बाहर है। जयेश का शेड्यूल हमेशा व्यस्त रहता था, लेकिन हाल ही में वह सामान्य से बहुत देर से घर आ रहा था। जहां तक राजवीर की बात है, उसे आगामी गेमिंग टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करना था। मैं रुकूंगा। सी आज रात अपने माता पिता से मिलने जा रही है। देव ने सिर हिलाया, सुनैना के थके हुए चेहरे का ध्यान से आकलन करते हुए। मॉम, गार्डन में टहलना चाहोगी? मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूँ। सब कुछ के बावजूद देव अभी भी सुनैना के बारे में चिंतित था। उसे ये पसंद नहीं था जब उसकी मां अनाया पर दोष मढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके लिए उसकी चिंता बनी रही। देव ने सुना था कि सुनैना ज्यादा बाहर नहीं गई थी, यहाँ तक कि उनके आंगन में भी नहीं। ईशानी की तरह कुछ ताजी हवा लेने से शायद उसका मूड ठीक हो जाए। सुनैना ने अपना सिर हिलाया, अपना दाहिना हाथ 2 बार हिलाते हुए। कोई जरूरत नहीं। ओह, तुम ऊपर जाकर ईशू से क्यों नहीं मिलते? वो अभी भी जो हुआ उससे परेशान है। शुक्र है वो अब ज्यादा खा रही है। देव ने कठोरता से सिर हिलाया जब उसने अपनी निराशा को वापस रखा, ये जानते हुए कि सुनैना का दिमाग हमेशा की तरह केवल ईशानी से भरा हुआ था। अपने पैरों पर उठते हुए वह प्रवेश द्वार की ओर मुड़ा। अगर तुम अपने फोन को देखती रहोगी तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी, देव ने दरवाजे पर रुकते हुए कहा। उसकी आंखें सुनैना के चेहरे पर टिकी हुई थीं। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मॉम। देव सुनैना की बुरी आदत से वाकिफ था। उसकी मां हाई सोसाइटी में मौजूद गॉसिप पूल्स में बहुत ज्यादा डूब सकती थी। अब जब मल्होत्रा परिवार मौजूदा सबसे हॉट गॉसिप के केंद्र में था, तो सुनैना की यह जानने की इच्छा कि दूसरे उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं बढ़ गई थी। लंबे समय तक ऐसा करने से निस्संदेह उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सुनैना ने कुछ नहीं कहा। कंधे उचकाते हुए उसने अपना हाथ हिलाया। देव को उसे अकेला छोड़ने का आग्रह किया। एक आह भरते हुए देव आखिरकार लाउंज से बाहर निकल गया। घर की लिफ्ट का उपयोग करने के बजाय वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ईशानी का कमरा दूसरी मंजिल पर था। केवल देव दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही बाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर ईशानी के कमरे से और दूर चला गया। उसकी आंखें हॉलवे के सबसे आखिर के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर देव ने चुपचाप ऊपर से नीचे तक देखा। लकड़ी के दरवाजे के पार अनाया का बेडरूम था, जिसे वह तब इस्तेमाल करती थी जब वह अभी भी यहाँ रहती थी। देव ने अपने हाथ भींच लिए और फिर धीरे धीरे अपनी मुठियां ढीली कर दी। हिचकिचाते हुए उसने एक हाथ उठाया, हैंडल पकड़ लिया। पहली बार वह यहाँ था। देव बेडरूम की दहलीज पर खड़ा था। उसके ऊंचे और चौड़े शरीर की एक हल्की सी छाया दरवाजे के पैनल पर पड़ रही थी। हैंडल घुमाते ही दरवाजा धीरे से चरमराया जब उसने उसे खोला। फिर भी किसी तरह कमरे में छाए सन्नाटे में वह हल्की सी आवाज बहुत तेज लग रही थी। जैसे ही देव ने दरवाजा खोला, बासी हवा उससे टकराई, जो अंदर जीवन की अनुपस्थिति का संकेत दे रही थी। हवा में हल्की धूल भी थी, जिससे उसे लगभग खांसी आ गई। भौहें सिकोड़कर देव ने दहलीज पार करने में संकोच किया। उसकी नज़र पतले पर्दों से आती हल्की रोशनी के खिलाफ सिलहूट पर पड़ी। कमरा धुंधला था। उसे यहाँ आखिरी बार आए हुए कितना समय हो गया है? देव ने याद करने की कोशिश की कि अनाया ने आखिरी बार इस बेडरूम का इस्तेमाल कब किया था, जो उसे 1 दशक पहले यहाँ आने पर दिया गया था। वह सालों पहले अकेले रहने के लिए बाहर चली गई थी और शायद ही कभी वापस आती थी। एक आह भरते हुए देव ने खुद को अंदर कदम रखने के लिए मजबूर किया। उसके घर की चप्पल का सोल धूल भरे मार्बल के फर्श पर पड़ा। उसने बासी हवा को बहुत गहराई से न लेने की कोशिश की। ये बहुत छोटा है, जितना मैंने सोचा था। देव धीरे धीरे बेडरूम के केंद्र की ओर बढ़ा। उसकी नज़रें अपने आसपास के माहौल पर घूम रही थीं। जो उसने देखा उससे उसका सीना कस गया। अनाया का कमरा ईशानी और दूसरों के कमरों से काफी छोटा था। ये भी सादा था। बेडरूम को सजाने के लिए कुछ भी बहुत विस्तृत नहीं था। दीवार के खिलाफ एक साधारण क्वीन बेड खड़ा था। उसकी चादरें करीने से बिछी हुई थीं, लेकिन समय के साथ फीकी और धूल भरी हो गई थीं। 2 सादे बेडसाइड टेबल उसके दोनों ओर खड़े थे। उनकी सतहों पर कुछ भी नहीं था।
अपना सिर घुमाते हुए देव की नज़रें एक कोने में रखी लकड़ी की अलमारी पर पड़ीं। वह खुद को उसकी और अपने भाई बहनों की विशाल वॉक इन वार्डरोब से तुलना करने से नहीं रोक सका। स्टडी टेबल और बुकशेल्फ भी सादे हैं। देव ने अपनी नज़रें खिड़की के पास रखी स्टडी टेबल पर केंद्रित की, जो अछूती और भूली हुई थी। उसके बगल में बुकशेल्फ किताबों से भरे थे, सभी अनाया के हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के थे। और उसके सर्टिफिकेट्स। अपने गले में उठे गांठ को निगलते हुए देव एक दीवार के सामने रुक गया। उत्कृष्टता के पतले फ्रेम वाले सर्टिफिकेट वहां लटकाए गए थे, उनमें से कुछ ईशानी के समान थे। देव करीब चला गया, उसकी आंखें धीरे धीरे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पर घूम रही थीं। ये सभी हाई स्कूल में अनाया की उच्च उपलब्धियों का प्रमाण थे, उनमें से कुछ उसकी यूनिवर्सिटी से थे। अनाया के साथ एक ही हाई स्कूल में होने के बावजूद महिमामंडित ईशानी के पास भी इतने नहीं थे। अनाया ने भी बहुत देर से दाखिला लिया था, क्योंकि जब वह मिली थी तब वह पहले से ही 16 साल की थी। उसने ये दिखाने की कोशिश की थी, पर देव ने दर्दनाक रूप से खुद को सालों पहले की धुंधली यादों को याद करने के लिए मजबूर किया। अगर उसे सही से याद है तो अनाया ने उन्हें अपने उपलब्धि सर्टिफिकेट और ग्रेड पेपर दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से किसी को भी दिलचस्पी नहीं थी। ये ईशानी से बहुत अलग था। जैसे ही वह अपनी हालिया उपलब्धि दिखाती, वे तुरंत उसकी प्रशंसा करने लगते। देव को ये भी याद था कि सुनैना ने ईशानी के हर सर्टिफिकेट और ग्रेड पेपर को सोने के रिम से फ्रेम करवाया था, जो सभी लाइब्रेरी में लटकाए गए थे। हाँ, एक आह भरते हुए देव ने अपने चेहरे को दोनों हथेलियों से रगड़ा, अपने दिल के किनारे पर पछतावे की नई लहरें महसूस करते हुए। यहाँ आकर उसे एक बार फिर याद आया कि जब वह पहली बार आई थी तब से उन्होंने अनाया के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। देव ने स्वीकार किया कि उन्होंने अनाया को खिलाया और उसे आश्रय और यहाँ तक कि मासिक भत्ता भी दिया, लेकिन उन्होंने उसके साथ थोड़ा सा भी बंधन बनाने की परवाह नहीं की। देव ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि अनाया कितनी अकेली थी। दूसरों ने जब उसकी उपस्थिति को त्याग दिया था तो उसने कितनी बार इस कमरे में शरण ली होगी। देव जानता था कि अगर अनाया किसी भी तरह के सुलह से इनकार करती है तो उनके पास खुद को दोष देने के अलावा कोई नहीं है। अपना सिर हिलाते हुए देव ने एक कांपती हुई सांस छोड़ी। उसने एक बार फिर कमरे में अपनी नज़रें घुमाईं, किसी भी तरह की परिचितता की भावना खोजने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। भारी मन से देव बेडरूम से दूर चला गया। उसने ध्यान से दरवाजा बंद कर दिया, एक हल्की सी थपथपाहट के साथ उसे बंद कर दिया। बासी हवा दरवाजे के पीछे बंद हो गई। देव ने हेड हाउसकीपर को खोजने का एक मानसिक नोट बनाया। नौकरानियों को अनाया के बेडरूम को नियमित रूप से साफ करना चाहिए, भले ही वो अब यहाँ नहीं रहती। बेडरूम में धूल जमा होने की अब और इजाज़त नहीं दी जाएगी। देव ने अपनी उंगलियों को अपने बालों में फेरा, अपने कंधों पर अपराध बोध का भारी बोझ महसूस करते हुए। बंद दरवाजे पर एक और नज़र डालने के बाद वह आखिरकार हॉलवे के दूसरे छोर की ओर बढ़ गया। ईशानी का बेडरूम। ईशानी ने जो कुछ भी किया हो, देव अभी भी उसकी परवाह करता था। उसने उसे एक बच्ची से लेकर अब तक एक युवा महिला बनने तक बड़ा होते देखा था। दुर्भाग्य से ईशानी ने टेढ़े मेढ़े रास्तों पर भटक कर खुद को बर्बाद कर लिया। देव केवल उसे सलाह दे सकता था और उसे और गहरे डूबने के बजाय खुद को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता था। नॉक नॉक। ईशू, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देव ने दरवाजे पर दस्तक दी, साथ ही दीवार पर लगे छोटे इंटरकॉम पर भी बात की। ईशानी के कमरे में दूसरों की तरह अनाया के कमरे को छोड़कर एक छोटा हॉलवे था जो दरवाजे को बेडरूम एरिया से जोड़ता था। विशाल क्षेत्र के कारण अंदर किसी के लिए भी दरवाजे पर लोगों को सुनना मुश्किल हो जाता था। अंदर आ जाओ। ईशानी की आवाज़ थोड़ी कर्कश मिनी स्पीकर से गूंजी। देव ने राहत की सांस ली। कम से कम उसने सामान्य की तरह लोगों को दूर नहीं किया। जैसे ही देव छोटे हॉलवे से गुजरा, उसने ईशानी को फ्लैट स्क्रीन टीवी के सामने वाले सोफे पर लेटे हुए देखा। वहाँ एक ड्रामा चल रहा था, लेकिन वह उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। ईशानी के बगल में एक सिंगल सोफे पर बैठते हुए देव ने चुपचाप उसका आकलन किया। वह सुनैना की तरह ही थकी हुई लग रही थी, लेकिन ज़्यादा दुखी। ईशानी ने हमेशा अपनी उपस्थिति को बेदाग रखा था, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर, लेकिन अब उसके बिखरे हुए सुनहरे बाल और अस्त व्यस्त कपड़े उसकी सुंदरता के प्रति प्रेम का कोई निशान नहीं दिखा रहे थे। तुम और मॉम एक ट्रिप पर क्यों नहीं चले जाते? कुछ समय के लिए यहाँ से दूर रहो। सिजली जाने के बारे में क्या ख्याल है? देव के सुझाव का ईशानी ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया। वो अचानक बैठ गई, उसकी आंखें उस आदमी पर खंजर चला रही थीं। क्यों? अब मुझसे शर्म आती है? तुम्हें लगता है कि मैं हमारे परिवार की प्रतिष्ठा को और खराब कर दूंगी? हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। ईशू, देव ने एक आह भरी, अपने दिमाग के पीछे एक सिरदर्द महसूस करते हुए। जाओ और नज़ारा बदलो, तुम्हें और मॉम को इसकी ज़रूरत है। ईशानी ने तुरंत जवाब दिया, देव से नाराज होकर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने अभी तक रोहन के साथ अपना मामला नहीं सुलझाया है। देव की आंखें चौड़ी हो गईं, जो उसने सुना उससे हैरान होकर।
रोहन के प्रति ईशानी के जुनून ने उसे निराश कर दिया। उसने सोचा था कि उसने अपने सबक सीख लिए हैं। अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकालने से खुद को रोकते हुए देव ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही उसने अपने होंठ खोले, उसकी आवाज़ अंतिम निर्णय के स्पष्ट संकेत के साथ खतरनाक रूप से धीमी हो गई। तुम कल मॉम के साथ सिजली जा रही हो, अपने बैग पैक कर लो। रुको देव, प्लीज़, पहले रोहन से मेरी मुलाकात करवाओ। ईशानी से जवाब का इंतजार किए बिना देव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह पीछे से चिल्लाई, उसे बेताबी से बुला रही थी, लेकिन वह तब तक नहीं रुका जब तक वह कमरे से बाहर नहीं निकल गया। हाँ, देव ने अपना सिर हिलाया। अनिश्चित था कि उसने क्या किया। उसे उम्मीद थी कि ईशानी जिद्दी नहीं बनी रहेगी, फिर भी उसे अभी भी कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। क्या वह कभी बदलेगी? और दुर्भाग्य से ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उसे बिना किसी सीमा के फुसलाया था। लेस देन मूनविले गांव, ग्रेटर दैन मल्होत्रा परिवार के मुख्य निवास में भारी माहौल निराशाजनक और घुटन भरा था, जो मूनविले में मिसेज शर्मा के कॉटेज के शांतिपूर्ण माहौल के बिल्कुल विपरीत था। गर्मियों के सूरज की सुनहरी किरणें आलस से आकाश में फैली हुई थीं, जो मूनविले के छोटे से गांव पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। हवा कोमल थी, आसपास के ओक के पेड़ों की पत्तियों को सरसरा रही थी। अनाया अपनी दिवंगत नानी के पुराने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक वह जाग गई। उसकी पलकें धीरे से फड़फड़ाईं। कौन हंस रहा है? अपनी नींद में अनाया ने खुली खिड़की से आती हंसी की हल्की गूंज को मुश्किल से ही महसूस किया। नींद में पलकें झपकाते हुए उसने अपनी आंखें मली और दीवार घड़ी को देखा। सुइयां शाम के 6:10 पर थीं। अनाया लगभग हौंफ गई, यह महसूस करते हुए कि वह कितनी देर से सो रही थी। वह मेलिसा द्वारा भेजे गए भोजन को किचन में रखने के बाद सो गई थी। हा, रियली, यस, ये सच है। हंसी और तेज हो गई, जिसके बाद कुछ शब्द आए। उत्सुक होकर अनाया बिस्तर से उतर गई। उसके दिमाग ने अभी अभी पूरी तरह से पहचान लिया था कि वे आवाज़ें किसकी थीं। यह आवाज़ तो एडी की लग रही है। आंटी मेल और अंकल पॉल भी। संक्षेप में अंगड़ाई लेने के बाद अनाया चुपचाप खिड़की की ओर बढ़ी। उन दोषियों को देखकर उसके होठों से हंसी निकल गई जिन्होंने उसे अपनी बकबक और हंसी से जगा दिया था। खिड़की के एंगल से अनाया ने कबीर, पॉल और मेलिसा को देखा। वे तीनों झूले के पास लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर एक घेरे में बैठे थे, जाहिर तौर पर बातों में मग्न थे। अनाया ने अपनी बाहें खिड़की की देहरी पर पार कर लीं, अपनी थोड़ी उस पर टिका दी। हवा ने उसके बालों को हल्के से सहलाया जबकि सूरज ने उसे अपनी गर्मी दी। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? खिड़की से खुद को धकेलते हुए अनाया जल्दी से वॉशरूम की ओर बढ़ी। उसने अपना चेहरा धोया और अपने बालों में कंघी की और फिर बेडरूम से बाहर निकल गई। जैसे ही अनाया यार्ड के साइड डोर के पास पहुंची, तीनों की बकबक साफ सुनाई देने लगी। उनमें से किसी ने भी अभी तक उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। तुम लोग किस बारे में गपशप कर रहे हो? हाँ, कबीर, मेलिसा और पॉल रुक गए, अचानक साइड डोर की दिशा में देखने लगे। जैसे ही उन्होंने अनाया को देखा, वे हंस पड़े। वह प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले रबर की चप्पलें पहन चुकी थी। ओह मेरी प्यारी, मेलिसा हंसी, उसके होठों के पास की झुर्रियां नरम हो गईं। हम बस तुम्हारे हस्बैंड को छोटी अनाया के शरारती दिनों के बारे में बता रहे थे। यस, पॉल ने बार बार सिर हिलाया, उत्सुकता से अपनी पत्नी से सहमत होते हुए। लगता है उसे नहीं पता था कि तुम पहले कितनी बड़ी शरारती थी। एक्सक्यूज़ मी, मैं। अनाया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, पॉल और मेलिसा को एक चंचल संदेह के साथ देखते हुए। आंटी मेल, अंकल पॉल, क्या आप भूल गए कि मैं अपने साथियों में सबसे अच्छी व्यवहार वाली बच्ची थी? अनाया के दिलेर जवाब ने तीनों को हंसा दिया। वह प्लेटफॉर्म पर बैठ गई, कबीर और मेलिसा के बीच। कबीर ने एक भान उठाई, उसके होंठ एक मुस्कान में मुड़ गए। आयुष्यो, अंकल पॉल और आंटी मेल की कहानियों ने तो कुछ और ही कहा। अनाया ने कबीर को घूरा। उसने देखा कि उसने पॉल और मेलिसा को अनौपचारिक रूप से संबोधित करना शुरू कर दिया था। शायद मैं थोड़ी सी शरारती थी, बहुत थोड़ी सी। हा, अनाया की प्रतिक्रिया सुनकर कबीर, पॉल और मेलिसा हंस पड़े। उसने अपनी तर्जनी और अंगूठे से इशारा करके उन्हें समझाने की भी कोशिश की। अनाया के गाल लाल हो गए। उसने नाराजगी से कबीर को घूरा जो हंसता रहा, ये सोचते हुए कि उसकी पीठ पर मारे या उसकी बाह को चुटकी काटे। तुम बहुत हंसते हो, अनाया ने बड़बड़ाया, उसकी आवाज में आरोप था। ही, छोटी अनाया क्यूट है। कबीर ने अपना मुंह ढक लिया, उसके कंधे अभी भी उसकी हंसी से कांप रहे थे। मैंने सुना है कि तुमने अकेले ही एक ट्री हाउस बनाने की कोशिश की थी। वो अनाया की जुबान बंद हो गई। पॉल और मेलिसा की खिलखिलाहट के नीचे वह कुछ और नहीं कह सकी। उसके गाल और गहरे रंग के हो गए। हा, तुमने मेरे शेड से लकड़ी के तख्ते लिए थे, पॉल ने अपनी हंसी के बीच कहा, अपना सिर हिलाते हुए। हमने तुम्हें तब पाया जब तुम कीलें ठोक रही थी। किस्मत से तुम्हारी नानी बेहोश नहीं हुई।
मेलिसा ने आह भरी प्यार से उस याद को याद करते हुए, हमें बहुत चिंता थी कि तुम अपना हाथ घायल कर लोगी, लेकिन तुमने बस मुस्कुराकर कहा, मेरे पास एक विजन है। अपनी बाहें पार करते हुए अनाया ने नाराज होने का नाटक किया, मेरे बचाव में मैं बहुत महत्वाकांक्षी थी, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी। पॉल ने एक और जोरदार हंसी छोड़ी, तुम 8 साल की थी, तुम अगले दिन एक ब्लूप्रिंट के साथ हमारे दरवाजे पर आ गई, क्या तुमने उसे अभी भी रखा है? मुझे नहीं पता, अनाया ने अपना सिर झुकाया। उसने शर्मिंदगी से जोड़ा, शायद ये कहीं छिपा हुआ है। हा हा हा, अनाया ने कबीर को घूरा जब वह आदमी पॉल और मेलिसा के साथ फिर से हंसने लगा। उसने बस उसे आंख मारी, जिससे उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। हमारी अनाया बहुत क्यूट है, मेलिसा ने अनाया की कोहनी पर धक्का दिया, वह हमारे बदबूदार बेटों से बहुत ज्यादा क्यूट है। आंटी, मुझ पर मत हंसो। अनाया ने मेलिसा के हाथ पर चंचलता से मारा और फिर अपना चेहरा बूढ़ी औरत के पीछे छिपा लिया। उसने औरत की पीठ का कांपना महसूस किया, जो उसकी हंसी के कारण था। यह अच्छा है, यह विचार अनाया के मन में आया जब वह शर्म से मुस्कुराई। वह भूल गई थी कि इस अकेले कॉटेज में आखिरी बार कब खुशी की हंसी गूंजी थी। मेलिसा की पीठ के पीछे से झांकते हुए अनाया की नजरें कबीर पर चली गईं। आदमी के लाल बालों ने सूरज की आखिरी किरणों को पकड़ लिया और उसकी पन्ना जैसी आंखें मनोरंजन से चमक उठीं। वह यहाँ इतना सहज लग रहा था जैसे वह भी अपने गृहनगर लौटा हो, न कि सिर्फ वह। अनाया ने अपना निचला होंठ काट लिया, मुस्कुराने से खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। जितना वह सोचती थी कि कबीर आज ज्यादा परेशान कर रहा है, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे इतना खुश देखना पसंद था। मेरे पीछे छिपना बंद करो। क्या तुम आज रात फेस्टिवल में जा रही हो? तुम हमारी साइकिल का इस्तेमाल कर सकती हो। दुख की बात है, मोटरबाइक मरम्मत के अधीन है। जैसे ही उनकी हंसी फीकी पड़ी, मेलिसा ने फेस्टिवल का विषय उठाया। अनाया का चेहरा तुरंत खिल गया और उसने सिर हिलाया। उसने जल्दी से अपनी पीठ सीधी की। मुझे अच्छा लगेगा। तुम क्या सोचते हो, एडी? अनाया की चमकीली आंखें कबीर से टकराईं। उसने उसके चेहरे पर स्पष्ट उत्साह देखकर हंसा। शो, हमें कब जाना चाहिए? 7 बजे या 8 बजे? कबीर ने पॉल और मेलिसा से गर्मियों के अंत के फेस्टिवल के बारे में और सुना था। ये गांव के प्रवेश द्वार के पास नदी के किनारे आयोजित किया जाता था। दूसरे गांवों के लोग भी आते थे। बोनफायर डांस 9 बजे शुरू होता है, पॉल ने बीच में कहा, फेस्टिवल की सबसे प्रतीक्षित गतिविधियों में से एक का उल्लेख करते हुए। तुम 8 बजे जा सकते हो, अब से ठंडा होगा। ओके। अनाया ने अपने हाथों से ताली बजाई, पहले से ही फेस्टिवल की खुशी की कल्पना कर रही थी। अनाया और कबीर पॉल और मेलिसा को विदा करने के बाद कॉटेज में वापस आ गए। वे आज रात कैंपबेल के घर उनकी साइकिल उधार लेने जाएंगे। ट्रक चलाने के बजाय साइकिल से फेस्टिवल जाना तेज और आसान था। सड़क अन्य आगंतुकों से भरी हो सकती थी। मैंने कुछ चाय बनाई है, कबीर ने अनाया से कहा जब वह उसके पीछे किचन में गया। कुछ चाहिए? तुमने खा लिया? ओह, चाय के लिए धन्यवाद। अनाया ने कबीर को तुरंत जवाब देने के बजाय एक सवाल के साथ जवाब दिया। उसने काउंटर पर एक नज़र डाली जहां उसने पहले मेलिसा का घर का बना खाना रखा था। मैंने खा लिया है, कबीर मुस्कुराया। उसने फ्रिज खोला, ठंडी ब्लैक टी का एक जग निकालते हुए, तुम्हें अब खा लेना चाहिए, हमारे पास फेस्टिवल जाने से पहले अभी भी समय है। अनाया ने बस सिर हिलाया, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि उसे भूख लगी थी। उसने रेस्ट एरिया में जो कुछ भी खाया था उसे बहुत पहले ही पचा लिया था, जिसमें वह जगह छोड़ने से पहले खरीदी गई चीजें भी शामिल थीं। भोजन को फिर से गर्म करने के बाद अनाया छोटी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कबीर ने उसे एक गिलास ठंडी ब्लैक टी डाली और उसके सामने बैठ गया। कॉटेज शांत था, सिवाय उनके द्वारा की गई छोटी छोटी हरकतों के। खुली खिड़कियों से सूरज की आखिरी किरणें अंदर आ रही थीं, जो लैंप की रोशनी के साथ मिल रही थीं। क्या तुम अच्छी तरह सोई? अनाया ने अपने भोजन का एक कौर लेने से पहले पूछा। वह सोच रही थी कि कबीर की पहली झपकी इस अपरिचित जगह में कैसी रही। हाँ, कबीर ने सिर हिलाया। उसके होंठ एक चिढ़ाने वाली मुस्कान में बदल गए। मैं इतनी अच्छी तरह सोया कि मैंने सपने में छोटी अनाया को घर के चारों ओर दौड़ते हुए देखा। अनाया ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भौहें सिकोड़कर उसने एक किक मारी, जो टेबल के नीचे कबीर के बाएं पैर पर लगी। मेरे पैर में अजीब लग रहा है, कबीर ने एक मासूम चेहरा बनाते हुए कहा। लेटी, क्या यहाँ चूहे हैं? उन्हें काटना पसंद है? हाँ, काफी गुदगुदी होती है, उनके दांत बहुत छोटे हैं। अपनी आंखें सिकोड़कर अनाया ने कबीर के साथ अपनी नजरें नहीं तोड़ी जब वह अपना भोजन चबा रही थी। वह आदमी जोर से हंस पड़ा, गूंज दीवारों से टकराए। अनाया और कबीर 7:30 बजे फेस्टिवल के लिए तैयार हो गए। दोनों ने कैजुअल कपड़े पहने थे। रात की हवा अच्छी लग रही थी जब वे सड़क पर चले, पहले कैंपबेल के घर जा रहे थे। हेलो, तुम दोनों, हम इंतजार कर रहे थे। पॉल ने अनाया और कबीर का सामने के पोर्च पर स्वागत किया।
वो एक कप चाय का आनंद ले रहा था और एक अखबार पढ़ रहा था। अंकल पॉल, आंटी मेल कहाँ है? अनाया ने यार्ड में एक नज़र डाली। मेलिसा को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें बंद खिड़कियों पर चली गईं। वो अपनी माँ के यहाँ है। वो बाइक है। पॉल ने पोर्च के नीचे खड़ी एक साइकिल की ओर इशारा किया। कबीर और अनाया ने उसे धन्यवाद दिया। लाल बालों वाले आदमी ने बाइक पर छलांग लगाई, उसे एक पैर से स्थिर किया। अपने कंधे के पीछे देखते हुए कबीर ने अनाया को अपने पीछे बैठने का इशारा किया। तुम नहीं जा रही हो? जल्दी करो। ओके, ओके। ओह, मैं तुम्हें दिशाएं बताऊंगी। अनाया पीछे की सीट पर चढ़ गई। उसके हाथ हिचकिचाते हुए कबीर की शर्ट के पीछे पकड़ लिए। उसके पीछे इस तरह बैठने से उसे उस समय की याद आ गई जब उसने उसे अपनी पीठ पर उठाया था। उन्होंने पॉल को अलविदा कहा और फिर कबीर ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। हवा आसपास के जंगल की खुशबू ले जा रही थी जब कबीर और अनाया सड़कों से गुजर रहे थे। चांद नीचे लटका हुआ था, जो इस क्षेत्र को अपनी चांदी की चमक से नहला रहा था। वे कभी कभी अन्य ग्रामीणों से टकराते थे। अनाया ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, कबीर के सिर के पिछले हिस्से को घूर रही थी। उसकी नज़रें उसके लहराते लाल बालों पर टिकी थीं जो चांदनी के नीचे चमक रहे थे, जैसे धधकती हुई तरल आग। अनाया को पता नहीं चला कि उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई थी। उसका दिल एक अनकही गर्मी से फड़फड़ा रहा था। द्वीप पर वापस उस पल को याद करने से सुरक्षा की एक परिचित भावना आए। जल्द ही कबीर और अनाया आखिरकार फेस्टिवल ग्राउंड पर पहुंच गए। आगंतुकों की बकबक और हंसी, जिसमें भोजन की स्वादिष्ट सुगंध और क्षेत्र के चारों ओर लटकी चमकदार रोशनी शामिल थी, ने उनका स्वागत किया। हमें पहले कहाँ जाना चाहिए? कई अन्य लोगों के बीच साइकिल पार्क करने के बाद कबीर ने पूछा। उसने अनाया के साथ जाने से पहले उसे लॉक करना सुनिश्चित किया। चलो वहाँ चलते हैं। अनाया ने एक दिशा में इशारा किया। हम खाना खरीद सकते हैं या गेम खेल सकते हैं। वो बोनफायर है। अनाया ने क्षेत्र भर में अपनी नज़रें घुमाईं। नदी के किनारे को जीवन से गुलजार देखकर मुस्कुराई। बहुप्रतीक्षित ग्रीष्मकालीन फेस्टिवल साफ रात के आकाश के नीचे हो रहा था। स्टॉल क्षेत्र में लाइन में लगे थे। 3 पंक्तियां बना रहे थे। सिसलिंग कटार, मीठी पेस्ट्री और भुने हुए चेस्टनट की सुगंध रात की हवा में भर गई। आगंतुक, विशेष रूप से बच्चे, खुशी खुशी बूथों के बीच दौड़ रहे थे। नदी टिमटिमाती रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही थी। कुछ लोग वहां अपने भोजन का आनंद ले रहे थे जबकि अन्य ने छोटी नावों की सवारी करना चुना। वो बोनफायर काफी बड़ा है, कबीर ने टिप्पणी की। उसकी पन्ना जैसी आंखें रात के खिलाफ धधकती हुई विशाल बोनफायर पर केंद्रित थीं। ही, यस। आग के चारों ओर नाचना एक तरह की परंपरा है। अनाया हंसी, कबीर से सहमत होते हुए। वेल, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो चलें। हा, ओके, ओके, रास्ता दिखाओ मेरी लेडी। अनाया ने कबीर को उसकी बाह से पकड़ लिया, उसे अपने पीछे आने के लिए खींचते हुए। उसने बस उसे पकड़ने दिया, उनके बीच के साधारण स्पर्श का आनंद लेते हुए। वे कुछ स्टालों से गुजरे और सोचते रहे कि क्या खरीदें, जब तक कि वे कटार मांस बेचने वाले एक बूथ पर नहीं रुके। लेटी, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें सदियों से नहीं देखा। ओह, ये कौन है? मेलिसा की उम्र की एक मिलनसार महिला ने अनाया का स्वागत किया। वह अपने पति के साथ स्टॉल चलाती थी। उसने युवा महिला को नमस्ते कहने के लिए कटार ग्रिल करना बंद कर दिया। आंटी नेला, ही, मैं आज दोपहर ही आई हूँ। अनाया ने अपने दोनों हाथ हिलाए, महिला से मिलकर खुश होकर। मैं कल नानी की कब्र पर जाने के लिए अपने हस्बैंड को लाई हूँ। ये कबीर है, मेरे हस्बैंड। वॉट? कबीर पति पत्नी के हैरान चेहरों को देखकर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसने विनम्रता से अपना परिचय दिया। ओ, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। नेला ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते। कितनी दया की बात है। ओह, तुम्हें कौन सा चाहिए? अनाया और कबीर कुछ ग्रिल्ड चिकन और बीफ के साथ स्टॉल से निकले। नेला ने जोर देकर कहा कि वे घर की तरफ से हैं और फिर अनाया को भगा दिया जो भुगतान करने पर जोर दे रही थी। आंटी नेला पहले पास में रहती थीं। अनाया ने एक लाचार मुस्कान के साथ समझाया, कबीर को देखते हुए। जब मैं 12 साल की थी तब वो पड़ोसी गांव में चली गईं। कबीर ने सिर हिलाया, अनाया के बारे में और जानने में खुश होकर, भले ही केवल छोटी छोटी बातें हों। अपनी भौहें उठाते हुए उसने मजाक में कहा, क्या दूसरे लोग तुम्हें फिर से मुफ्त में खाना देंगे? तुम बहुत बचत करोगी। हा, तुम मजाक कर रहे हो। अनाया ने कबीर की बाह पर धक्का दिया, भौहें सिकोड़ने का नाटक करते हुए। हम बस भाग्यशाली हैं। कबीर ने कुछ नहीं कहा। एक खुश मिजाज में वो अनाया के पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने और स्नैक्स खरीदे और फिर नदी के किनारे चले गए। इसके सुंदर दृश्य को देखते हुए खाने से उनकी भूख बढ़ गई। क्या हमें कुछ गेम खेलने चाहिए? अनाया ने एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए सुझाव दिया। डांस से पहले हमारे पास अभी भी बहुत समय है। अच्छा लगता है। कबीर जल्दी से सहमत हो गया। जब उसने खरीदे हुए सैंडविच को खोला तो उसने कहा, मैंने एक डार्ट बूट देखा, तुम वहां दिखावा कर सकती हो। यस, मैं सबसे बड़ा इनाम जीतूंगी।
अनाया के दृढ़ संकल्प को सुनकर कबीर हंस पड़ा। हंसी फीकी पड़ने पर उसके होंठ एक मुस्कान में नम हो गए, उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। आज का दिन बहुत अच्छा था। वह चाहता था कि रात उन दोनों के लिए अच्छी तरह से समाप्त हो। वो उसके साथ बोनफायर के चारों ओर नाचने का इंतजार नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से ब्रह्मांड उसकी इच्छा के खिलाफ लग रहा था। नदी की शांत लहरें आगंतुकों की अस्पष्ट बकबक के साथ मिल गईं। फेस्टिवल की सुनहरी रोशनी ने नदी के किनारे को रोशन कर दिया, रात के खिलाफ एक शांत पृष्ठभूमि बनाते हुए। अनाया और कबीर ने अपने भोजन के आखिरी कौर खत्म किए। वह एक गर्म चेस्टनट बन खा रही थी जबकि वह मक्खन से सना हुआ ग्रिल्ड कॉर्न ऑन कोब चबा रहा था। हमें पहले क्या खेलना चाहिए? अपना मुंह पोंछने के बाद कबीर ने पूछा। उसने कोब को एक पेपर बैग में फेंक दिया। डार्ट्स फेंकने के लिए उत्साहित हो? अनाया मुस्कुराई जब उसने कबीर की आवाज में छेड़खानी का संकेत सुना। उसने आखिरी कौर निगलने से पहले अपने हाथ झाड़े। ऑफ कोर्स, तुम्हें आज दोपहर मुझे दिखावा करने का मौका मिला, अब मेरी बारी है। कबीर लाचारी में हंसा। सारा कचरा, जिसमें खाली कप भी शामिल थे, को पेपर बैग में इकट्ठा करते हुए उसने कहा, इस बार अपना डांट किसी निर्दोष पर मत चलाना। अपनी आंखें सिकोड़कर अनाया ने चंचलता से कबीर की बाह पर मारा। उसने कंधे उचकाए, निर्दोष होने का नाटक करते हुए। चलो चलें। अनाया खड़ी हो गई, थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए। मुझे सबसे बड़ा इनाम चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यह एक विशाल आलीशान खिलौना होगा। कबीर मुस्कुराया, अपने पैरों पर भी खड़ा होते हुए। आय आय माम। अनाया ने कबीर को उसकी बाह से पकड़ लिया, उसे अपने पीछे आने के लिए खींचते हुए। उसने बस उसे पकड़ने दिया, उनके बीच के साधारण स्पर्श का आनंद लेते हुए। वे कुछ स्टालों से गुजरे और सोचते रहे कि क्या खरीदें, जब तक कि वे कटार मांस बेचने वाले एक बूथ पर नहीं रुके। लेटी, तुम कैसी हो? मैंने तुम्हें सदियों से नहीं देखा। ओह, ये कौन है? मेलिसा की उम्र की एक मिलनसार महिला ने अनाया का स्वागत किया। वह अपने पति के साथ स्टॉल चलाती थी। उसने युवा महिला को नमस्ते कहने के लिए कटार ग्रिल करना बंद कर दिया। आंटी नेला, ही, मैं आज दोपहर ही आई हूँ। अनाया ने अपने दोनों हाथ हिलाए, महिला से मिलकर खुश होकर। मैं कल नानी की कब्र पर जाने के लिए अपने हस्बैंड को लाई हूँ। ये कबीर है, मेरे हस्बैंड। वॉट? कबीर पति पत्नी के हैरान चेहरों को देखकर शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसने विनम्रता से अपना परिचय दिया। ओ, तुमने हमें नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो गई है। नेला ने अफसोस में अपना सिर हिलाया। हम अब ज्यादा बात नहीं कर सकते। कितनी दया की बात है। ओह, तुम्हें कौन सा चाहिए? अनाया और कबीर कुछ ग्रिल्ड चिकन और बीफ के साथ स्टॉल से निकले। नेला ने जोर देकर कहा कि वे घर की तरफ से हैं और फिर अनाया को भगा दिया जो भुगतान करने पर जोर दे रही थी। आंटी नेला पहले पास में रहती थीं। अनाया ने एक लाचार मुस्कान के साथ समझाया, कबीर को देखते हुए। जब मैं 12 साल की थी तब वो पड़ोसी गांव में चली गईं। कबीर ने सिर हिलाया, अनाया के बारे में और जानने में खुश होकर, भले ही केवल छोटी छोटी बातें हों। अपनी भौहें उठाते हुए उसने मजाक में कहा, क्या दूसरे लोग तुम्हें फिर से मुफ्त में खाना देंगे? तुम बहुत बचत करोगी। हा, तुम मजाक कर रहे हो। अनाया ने कबीर की बांह पर धक्का दिया, भौहें सिकोड़ने का नाटक करते हुए। हम बस भाग्यशाली हैं। कबीर ने कुछ नहीं कहा। एक खुश मिजाज में वह अनाया के पीछे पीछे चलता रहा। उन्होंने और स्नैक्स खरीदे और फिर नदी के किनारे चले गए। इसके सुंदर दृश्य को देखते हुए खाने से उनकी भूख बढ़ गई। क्या हमें कुछ गेम खेलने चाहिए? अनाया ने एक बड़े पत्थर पर बैठते हुए सुझाव दिया। डांस से पहले हमारे पास अभी भी बहुत समय है। अच्छा लगता है। कबीर जल्दी से सहमत हो गया। जब उसने खरीदे हुए सैंडविच को खोला तो उसने कहा, मैंने एक डार्ट बूथ देखा। तुम वहां दिखावा कर सकती हो। यस, मैं सबसे बड़ा इनाम जीतूंगी। अनाया के दृढ़ संकल्प को सुनकर कबीर हंस पड़ा। हंसी फीकी पड़ने पर उसके होंठ एक मुस्कान में नर्म हो गए। उसकी आंखें उसके चेहरे पर टिकी रहीं। आज का दिन बहुत अच्छा था। वह चाहता था कि रात उन दोनों के लिए अच्छी तरह से समाप्त हो। वह उसके साथ बोनफायर के चारों ओर नाचने का इंतजार नहीं कर सकता था। दुर्भाग्य से ब्रह्मांड उसकी इच्छा के खिलाफ लग रहा था। नदी की शांत लहरें आगंतुकों की अस्पष्ट बकबक के साथ मिल गईं। फेस्टिवल की सुनहरी रोशनी ने नदी के किनारे को रोशन कर दिया, रात के खिलाफ एक शांत पृष्ठभूमि बनाते हुए। अनाया और कबीर ने अपने भोजन के आखिरी कौर खत्म किए। वह एक गर्म चेस्टनट बन खा रही थी जबकि वह मक्खन से सना हुआ ग्रिल्ड कॉर्न ऑन कोब चबा रहा था। हमें पहले क्या खेलना चाहिए? अपना मुंह पोंछने के बाद कबीर ने पूछा। उसने कोब